फरजाना अपनी सहेली नाहिद के घर में बैठी उससे बातें कर रही थी। नाहिद उसकी नई सहेली थी और इसी साल उसकी क्लास फेलो थी। नाहिद का इस दुनिया में उसके वालिद के सिवा कोई न था। उसके वालिद अफजाल अहमद शहर के बहुत बड़े रईस थे। शहर में उनके 2 लोहे के कारखाने थे। इस बड़ी कोठी में वो दोनों चंद नौकरों के साथ रहते थे। फरजाना कभी कभार उससे मिलने आ जाया करती थी, क्योंकि नाहिद बहुत ही मासूम थी। वो भी कई मर्तबा उसके घर जा चुकी थी। हाँ भाई सुनाओ, उस शीशे के बक्स वाले फार्मूले का क्या बना? वो नाहिद से पूछ रही थी। प्रोफेसर दाऊद उस पर काम कर रहे हैं, फरजाना ने बताया। तो प्रोफेसर दाऊद की जिंदगी भी खतरे में होगी। जाहिर है कि गैर मुल्की जासूस निचले बैठने वाले नहीं। तुम्हारा ख्याल दुरुस्त है, लेकिन इस बार हुकूमत पूरी तरह बाखबर है। प्रोफेसर की तजुर्बागाह के इर्द गिर्द ज़बरदस्त पैरा है। कोई परिंदा पर नहीं मार सकता। फिर भी दुश्मनों के पास भी हैरत अंगेज तजुर्बे मौजूद होंगे। हो सकता है वो प्रोफेसर की तजुर्बागाह में दाखिल होने का कोई रास्ता निकाल ही लें। इसकी जर्रा भर भी उम्मीद नहीं। तजुर्बेकार के चारों तरफ हर वक्त मुसल्ला पैरा रहता है। किसी को भी अंदर जाने नहीं दिया जाता। क्या तुम लोगों को भी नहीं जाने दिया जाता? नाहिद ने पूछा। भला हमें कौन रोक सकता है? हम तो जिस वक्त जी चाहें जा सकते हैं। तो किसी दिन मुझे भी साथ ले चलना। क्यों, तुम क्या करोगी? मैं किसी साइंसदान की तजुर्बेगाह देखना चाहती हूँ। अच्छा, अगर किसी दिन वहां जाने का प्रोग्राम बना तो जरूर तुम्हें भी साथ ले चलेंगे। भाई वाह, जी खुश कर दिया तुमने। सहेली हो तो ऐसी हो। नाहिद खुश हो गई। अच्छा भाई, शाम के 5 बज रहे हैं। अब्बा जान घर आ चुके होंगे, इसलिए अब मैं चलती हूँ, फरजाना ने कहा। वो दोनों मकान के बरामदे में बैठी थीं। मकान का बैरूनी दरवाज़ा उनके सामने था। फरजाना उठी ही थी कि दरवाज़ा खुला और अफजाल अहमद अंदर दाखिल हुए। फरजाना इससे पहले आज तक उनसे नहीं मिली थी। अफजाल अहमद ने अंदर दाखिल होने के बाद दरवाज़ा अंदर से बंद कर दिया। उनके चेहरे पर बड़ी बड़ी मूछें थीं। मेरे अब्बू आ गए, नाहिद के मुंह से निकला। हेलो बेटी, क्या हाल है? और ये कौन है? अफजाल अहमद ने फरजाना की तरफ देखकर पूछा। अब्बू, ये मेरी नई सहेली फरजाना है। ओह अच्छा, तो ये है फरजाना। कहो बेटी, कैसी हो? ठीक हूँ अंकल। अफजाल अहमद मुस्कुराते हुए अंदर चले गए। अच्छा भाई, अब मैं चलती हूँ। फरजाना ने उससे हाथ मिलाया और दरवाजे की तरफ बढ़ी, लेकिन फिर रुक गई। हाथ हो गई। असल काम तो मैं भूल ही गई, उसने कहा। कैसा काम? नाहिद ने पूछा। दरअसल मैं तुमसे पाकिस्तान का नक्शा लेने आई थी। वो तो अब्बू के कमरे में है। ठहरो, मैं तुम्हें अभी लाकर देती हूँ। चलो, मैं भी तुम्हारे साथ ही चलती हूँ। आओ फिर। नाहिद फरजाना को लिए अपने अब्बू के कमरे में दाखिल हुई, लेकिन अफजाल अहमद कमरे में नहीं थे। अरे, ये अब्बू कहाँ चले गए? फरजाना ने ख्याल जाहिर किया। नाहिद वॉशरूम के पास गई और दरवाजे पर हाथ मारते हुए बोली, अब्बू क्या आप अंदर हैं? हाथ लगते ही दरवाज़ा अंदर की तरफ खुल गया। अरे, अब्बू तो यहाँ भी नहीं है, नाहिद ने कहा। इधर उधर किसी कमरे में चले गए होंगे। तुम वो नक्शा मुझे दे दो। नक्शा उन्हीं के हाथ का रखा हुआ है, वही दे सकेंगे। अच्छा, तो मैं यहीं ठहर कर इंतज़ार करती हूँ। तुम बाहर जाकर देख लो, वो कहाँ हैं। नाहिद सर हिलाती हुई बाहर चली गई। तकरीबन 5 मिनट बाद वो वापस आई तो उसका मुंह फख्र था, होश उड़े हुए थे। क्या हुआ? फरजाना भी घबरा गई। अब्बू, नाहिद के मुंह से निकला। अरे अरे, क्या हो गया है तुम्हें? अब्बू घर में नहीं है, आखिर नाहिद ने बताया। घर में नहीं है तो इसमें घबराने वाली क्या बात है? वो किसी काम से बाहर निकल गए होंगे। नहीं, वो बाहर नहीं गए। बाहर नहीं गए? तुम्हें कैसे मालूम? बैरूनी दरवाज़ा अंदर से बंद है। क्या? फरजाना हैरत से चिल्लाई। हाँ, दरवाज़ा अंदर से बंद है। तो फिर वो घर में ही किसी जगह होंगे, तुमने अच्छी तरह नहीं देखा होगा। चलो, मैं तुम्हारे साथ चलती हूँ। दोनों ने पूरी कोठी छान मारी, लेकिन अफजाल अहमद का कहीं पता न था। हैरत है, आखिर वो कहाँ चले गए? अरे हाँ, हम यूं ही परेशान हो रहे हैं। तुम्हारे अब्बू के बाहर जाने के बाद तुम्हारे किसी नौकर ने दरवाज़ा अंदर से बंद कर दिया होगा। फरजाना को अचानक ख्याल आया। यही तो फिक्र वाली बात है। क्या मतलब? आज घर में कोई नौकर मौजूद नहीं। शहर से बाहर मेला लगा हुआ है, तीनों मेला देखने गए हुए हैं। अजीब बात है। फिर आखिर वो कहाँ चले गए? फरजाना बोली। मेरा तो दिल बैठा जा रहा है।
खुदा जाने क्या मामला है। तुम फिक्र ना करो, मैं अभी जाकर अपने अब्बा जान को बुलाकर लाती हूँ, वो घर ही में होंगे। हाँ, तुम फौरन जाओ, उन्हें बुला लाओ। मेरे अल्लाह, मैं क्या करूं। फिक्र ना करो, हम बहुत जल्द पहुंच जाएंगे, फरजाना ने कहा और तकरीबन दौड़ती हुई दरवाजे पर पहुंची। दरवाजे की चटखानी गिराई और बाहर निकल गई। शाम की चाय मेज पर लगा दी गई थी। महमूद, फारूक और बेगम जमशेद मेज पर मौजूद थे, जबकि इंस्पेक्टर जमशेद बाथरूम में थे। वो तीनों उनका इंतजार कर रहे थे। बाथरूम का दरवाज़ा खुला और इंस्पेक्टर जमशेद बाहर निकल आए। फरजाना कहाँ गई? उन्होंने फरजाना को गायब पाकर पूछा। वो अभी अभी दफ्तर से लौटे थे। वो अपनी सहेली नाहिद से मिलने गई है, उसे किसी नक्शे की ज़रूरत थी। ये नाहिद कौन है, कहाँ रहती है? उन्होंने पूछा। शादाब नगर में उनकी कोठी है। उनके वालिद का नाम अफजाल अहमद है। अफजाल अहमद? वो इतनी दूर गई कैसे होगी? रक्शे में, बेगम जमशेद ने कहा। जितने पैसे रक्शे पर खर्च होंगे उतने पैसों में तो नक्शा भी आ सकता था। वो इतनी दूर पैदल कैसे जा सकती थी? तकरीबन 1.5 मील का फासला तो होगा। खैर छोड़ो, आओ चाय पिएं। इंस्पेक्टर जमशेद ने चाय की प्याली उठाई ही थी कि फरजाना तकरीबन दौड़ती हुई अंदर दाखिल हुई। अब्बा जान, जल्दी कीजिए। क्या हुआ बेटी, खैरियत तो है? अब्बा जान, वो गायब हो गए। फरजाना बहुत घबराई हुई थी। कौन गायब हो गए? क्या कह रही हो तुम? जी, वो नाहिद के अब्बू गायब हो गए। कहाँ से गायब हुए? जी, घर में से। हद हो गई, पूरी बात बताओ। तंग आकर इंस्पेक्टर जमशेद ने कहा। फरजाना ने शुरू से सारी बात उन्हें बता दी। तुम बहुत अजीब कहानी सुना रही हो फरजाना। क्या तुम दोनों ने मकान की अच्छी तरह तलाशी ली थी? इंस्पेक्टर जमशेद संजीदा हो गए। जी हाँ, हमने सारा मकान देख लिया था। अच्छा चलो, मैं तुम्हारे साथ चलता हूँ। इंस्पेक्टर जमशेद उठ खड़े हुए। अब्बा जान, क्या हम भी चलें? महमूद ने पूछा। नहीं, मोटरसाइकिल पर हम चारों कैसे बैठ सकेंगे। चलिए अब्बा जान, फरजाना ने बेचैनी से कहा। इंस्पेक्टर जमशेद फरजाना के साथ घर से बाहर निकल आए। उन्होंने मोटरसाइकिल स्टार्ट की, फरजाना को अपने पीछे बिठाया और रवाना हो गए। मुझे रास्ता बताती रहना। जी अच्छा। दरवाज़ा तुम्हें अंदर से बंद मिला था? जी हाँ। और घर में कोई नौकर नहीं था? जी नहीं। बात बहुत ही अजीब सी है, कहीं तुम दोनों से कोई गलती ना हुई हो? नहीं अब्बा जान, इसका इम्कान नहीं। अच्छा, देखते हैं। बस यहाँ से दाएं हाथ मोड़ लीजिए। इंस्पेक्टर ने दाएं हाथ वाली सड़क पर मोटरसाइकिल मोड़ दी। सामने कोठी अफजाल अहमद की थी। यही है? इंस्पेक्टर जमशेद ने पूछा। जी हाँ। दोनों नीचे उतरे। इंस्पेक्टर जमशेद ने मोटरसाइकिल का इंजन बंद किया। कोठी का दरवाज़ा अंदर से बंद नहीं किया गया था। दोनों बेधड़क अंदर दाखिल हो गए। नाहिद बरामदे में बेचैनी से टहल रही थी। उन्हें देखते ही उनकी तरफ दौड़ी। ओह, आप आ गए। हाँ बेटी, तुम नाहिद हो? चलो बताओ, तुम्हारे अब्बू का कमरा कौन सा है? फिर उसके बाद मैं सारी कोठी देखूंगा। नाहिद उन्हें साथ लेकर अपने वालिद के कमरे की तरफ चल पड़ी। कमरे के दरवाजे पर पहुंचकर उसने कहा, यह है उनका कमरा। दरवाज़ा खोल दो, मैं कमरे को अंदर से देखूंगा। नाहिद ने दरवाज़ा खोल दिया और फिर वो इस बुरी तरह उछल पड़ी जैसे बिजली का झटका लगा हो। कमरे में अफजाल अहमद कुर्सी पर बैठे अखबार पढ़ रहे थे। उनके चेहरे पर बड़ी बड़ी मूछें अजीब सी लग रही थीं। अब्बू, नाहिद के मुंह से निकला। अफजाल अहमद ने चौंक कर उन्हें देखा। क्या हुआ बेटी, क्या बात है? ये कौन साहिब हैं? आइए अंदर आ जाइए, अफजाल अहमद ने उठते हुए कहा। तीनों कमरे में दाखिल हो गए। क्या बात है बेटी? अफजाल अहमद ने फिर नाहिद से पूछा, लेकिन उसके मुंह से कोई बात ना निकल सकी। शायद हैरत की ज्यादती ने उसकी जबान कंग कर दी थी। इंस्पेक्टर जमशेद खामोशी से अफजाल अहमद का जायजा ले रहे थे। आप कहाँ चले गए थे अब्बू? कहाँ चला गया था? कहीं भी तो नहीं, मैं अपने कमरे में ही था। हैरत है, अभी थोड़ी देर पहले मैं और फरजाना यहाँ आए थे तो आप कमरे में नहीं थे। और कमरे में ही क्या, पूरी कोठी में नहीं थे। ये क्या कह रही हो तुम? मैं सच कह रही हूँ, आप फरजाना से पूछ लें। हम दोनों ने मिलकर आपको ढूंढा था। मुझे पूछने की क्या ज़रूरत है, मैं तो इसी कमरे में मौजूद हूँ। हैरत है, फरजाना बोली। आप लोग बैठते क्यों नहीं? बस अब हम चलते हैं, इंस्पेक्टर जमशेद ने कहा। आप किस सिलसिले में आए थे? क्या फरजाना को लेने के लिए? जी नहीं, मेरा ख्याल है इन दोनों को कोई गलतफहमी हो गई थी। इन्होंने अपने ख्याल में आपको गायब पाया। फरजाना मेरे पास दौड़ी आई
और मैं हालात मालूम करने के लिए इसके साथ आ गया। आपको यूं ही तकलीफ हुई, मुझे अफसोस है, अफजाल अहमद ने कहा। नहीं, कोई बात नहीं, आओ बेटी हम चलें। चलिए, फरजाना ने कहा। आप बैठेंगे नहीं? चाय पीकर जाइए। नहीं, मैं चाय पी चुका हूं। फिर भी क्या हरज है, आप पहली बार मेरे यहाँ आए हैं। ऐसा भी क्या? फिर सही। इंस्पेक्टर जमशेद और फरजाना उनसे रुखसत होकर बाहर निकल आए। इंस्पेक्टर जमशेद ने फरजाना को मोटरसाइकिल पर बिठाया और घर की तरफ रवाना हो गए। फरजाना बहुत शर्मिंदा थी, इसीलिए खामोश थी। तुम खामोश हो फरजाना? आखिर इंस्पेक्टर जमशेद ने कहा। मैं बहुत शर्मिंदा हूं अब्बा जान, मैंने आपको बिला वजह परेशान किया, लेकिन मैं खुदा की कसम खाकर कहती हूं, मैंने और नाहिद ने कोठी का चप्पा चप्पा तलाश किया था और उनके कमरे में भी अच्छी तरह देखा था। मुझे हैरत है कि मामला क्या है। तुम बेफिक्र रहो, मेरा ख्याल है कि तुम ठीक कह रही हो। जी? क्या मतलब? फरजाना चौंकी। तुम गलती पर नहीं थी। जी? मैं अब भी नहीं समझी। मेरा ख्याल भी यही है कि अफजाल अहमद घर से ज़रूर गायब हो गया था। आप कैसे कह सकते हैं? बेटी, मैं एक इंस्पेक्टर हूं, मेरे दिन रात अजीब बातों में ही बसर होते हैं। अफजाल के चेहरे के उतार चढ़ाव का मैं गौर से मुआयना कर रहा था। इस मुआयने के बाद मैं यकीन से कह सकता हूं कि वो शख्स किसी बड़े चक्कर में है। बड़ा चक्कर? फरजाना ने हैरान होकर कहा। हाँ। तो क्या वो कोई मुजरिम है? फरजाना ने पूछा। हो सकता है मेरा ख्याल गलत साबित हो, लेकिन मैं यही समझता हूं कि वो कोई बहुत बड़ा मुजरिम है। और मैं तुम्हें यह मशवरा भी दूंगा कि आइंदा तुम अपनी सहेली से मिलने के लिए उसके घर में कभी ना जाना। जी, बहुत बेहतर अब्बा जान। वैसे तुम नाहिद से कोई जिक्र नहीं करना और उससे हस्बे मामूल मिलती जुलती रहना। जी, मैं समझ गई, लेकिन अब्बा जान, ये कैसे मुमकिन है कि कोई शख्स अपने मकान में ही गायब हो जाए? मुझे इस बात का तो यकीन है कि वो घर से बाहर नहीं निकला है, क्योंकि वो मेरे सामने घर में आया था और अंदर आने के बाद उसने दरवाजे की चटखनी लगाई थी। घर में उस वक्त कोई नौकर भी नहीं था। चटखनी बदस्तूर लगी हुई मिली। फिर वो आखिर कहाँ चला गया था? कहाँ जा सकता था वो? क्या उसने सर पर सुलेमानी टोपी पहन ली थी? सोचो, जहन पर जोर दो। वो अपने मकान में से कैसे गायब हो सकता है? इंस्पेक्टर जमशेद ने मुस्कुराकर कहा। फरजाना सोच में डूब गई। कई लम्हे सोच में गुजर गए। आखिर उसने सर ऊपर उठाया और मुस्कुराकर बोली, मैं समझ गई अब्बा जान। क्या तहखाना या कोई खुफिया दरवाज़ा? वेरी गुड, तुम बहुत सहीन हो। मेरा ख्याल भी फौरन इस तरफ गया था। अफजाल अहमद की कोठी के नीचे ज़रूर कोई तहखाना है। अब देखना यह है कि वो इस तहखाने में क्या चक्कर चला रहा है। इंस्पेक्टर जमशेद ने कहा। फिर मोटरसाइकिल बाजार की तरफ मोड़ दी। फरजाना ने पूछा तो कहने लगे, एक दो चीज़ें खरीदनी हैं। इंस्पेक्टर जमशेद को फरजाना के साथ गए आध घंटा गुजर गया था। महमूद, फारूक और बेगम जमशेद बरामदे में बैठे बातें कर रहे थे। नाहिद के अब्बू घर के अंदर से कैसे गायब हो गए, ये बात अभी तक मेरी समझ में नहीं आई। फारूक बोला, तुम्हारी अकल घास चरने गई है क्या? भला ये भी कोई मुश्किल बात है? महमूद ने जलकर कहा। जी हाँ, एक तुम ही तो अक्लमंद रह गए हो। शायद तुम ये समझते हो कि अफजाल अहमद के पास कोई जादुई चराग होगा या उसके पास सुलेमानी टोपी होगी। ये भी हो सकता है कि किसी परी के साथ उसकी दोस्ती होगी और वो उसे अपने साथ उड़ा कर ले गई होगी। क्यों, इस किस्म की कोई बात सोची है ना तुमने? जी नहीं, मैं इतना अक्लमंद नहीं कि जादुई कहानियों की बातें सोचने लगूं। तो फिर बताओ, अफजाल कैसे गायब हो गया? तुम भी ज़रा जहन पर जोर दो, क्यों उसे बेकार रखते हो? महमूद ने कहा। बड़े भाई के होते हुए जहन पर जोर देने की क्या ज़रूरत है? फारूक मुस्कुराया। तो ठीक है, मैं भी तुम्हें नहीं बताऊंगा। अम्मी जान, क्या आपने कुछ अंदाज़ा लगाया? फारूक अब बेगम जमशेद की तरफ पलटा। नहीं बेटे, मेरा जहन ऐसे मामलात में काम नहीं करता। बेगम जमशेद ने मुस्कुरा कर कहा। मुझसे तो तुम ये पूछ सकते हो कि एक सेर गोश्त में कितनी मिर्च, हल्दी, धनिया और घी डाला जाता है। मैं तुम्हें झट बता दूंगी, लेकिन ये जासूसी के चक्कर तुम और तुम्हारे अब्बू ही जाने। मैं तो अभी तक उस शीशे के बक्स को ही नहीं भूल पाई। उफ तौबा, किस कदर खौफनाक हालात थे वो भी। आप ठीक कहती हैं अम्मी, दरअसल मैं तो यूं ही मजाक कर रहा था, वरना मैं अच्छी तरह समझता हूं कि कोई शख्स मकान के अंदर से दरवाज़ा खोले बगैर कैसे गायब हो सकता है। फारूक ने कहा। अच्छी तरह समझते हो तो क्यों टाई टाई कर रहे हो? महमूद ने चल कर कहा। मैं तुम्हारा इम्तहान ले रहा था। शक्ल देखी अपनी आईने में, बड़े आए इम्तहान लेने वाले।
तुम इम्तहान में फेल होते नजर आ रहे हो। बताओ अफजाल कैसे गायब हुआ? फारूक ने तेजी से पूछा। मुझे इतना ही बेवकूफ़ समझते हो? इस बहाने तुम मालूम कर लेना चाहते हो। मैं जानता हूं तुम अभी तक नहीं समझ सके। भाई वाकई तुम बहुत चालाक हो। आखिर फारूक ने हार मान ली। ये बात है तो सुनो, अफजाल की कोठी में ज़रूर कोई तहखाना है। ओह, ज़रूर यही बात होगी। फारूक हैरान रह गया। अब सवाल ये पैदा होता है कि उसे तहखाने की क्या ज़रूरत पेश आई? इस सवाल के पैदा करने की क्या ज़रूरत है? फारूक ने झुंझला कर कहा। जहन खुद ब खुद इस सवाल की तरफ जाता है। महमूद बोला। जाता होगा तुम्हारा, मेरा जहन तो इस सवाल से कोसों दूर भागने को चाहता है। काम चोर जो ठहरे। भाई अभी चंद दिन पहले तो शीशे के बॉक्स के चक्कर में उलझे थे। अब कोई नई मुसीबत मोल लेने को जी नहीं चाहता। अब कोई मुसीबत हमें ही मोल लेने पर उतर आए तो क्या किया जाए? तो क्या तुम इस चक्कर में पड़ना चाहते हो? मैं देखना चाहता हूं कि उस तहखाने में क्या हो रहा है। क्या ज़रूरत? हो रहा होगा कुछ, हमें क्या? फारूक ने उकता कर कहा। उसी वक्त किसी ने दरवाजे की घंटी बजाई। शायद अब्बाजान और फरजाना आ गए। महमूद बोला और उठकर दरवाजे की तरफ किया। उसने चटखनी गिरा दी। दूसरे ही लम्हे वो पूरी तरह चौंका। बाहर उसके वालिद और फरजाना के बजाय दो नौजवान खड़े थे। क्या ये इंस्पेक्टर जमशेद का घर है? उनमें से एक ने पूछा। जी हाँ, महमूद ने घबरा कर कहा। उनका एक्सीडेंट हो गया है और उन्होंने अपने दोनों बेटों को बुलाया है। वो कहाँ हैं? महमूद के हवास जाते रहे। अस्पताल में। हम अपनी कार में आए हैं। आओ तुम्हें पहुंचा देते हैं। ठीक है, मैं अपने भाई को लेकर आता हूं। महमूद अंदर दौड़ा गया। अम्मी अब्बा जान का एक्सीडेंट हो गया है। मैं और फारूक अस्पताल जा रहे हैं, आप यहीं ठहरें। या अल्लाह खैर। बेगम जमशेद का रंग फाक हो गया। चलो फारूक। दोनों दौड़ते हुए घर से बाहर निकल आए और कार में बैठ गए। फिर कार चल पड़ी। आपको कैसे मालूम हुआ कि उनका एक्सीडेंट हो गया है? महमूद ने कार चलने के बाद पूछा। एक्सीडेंट हमारे सामने हुआ था, हमने ही उन्हें अस्पताल पहुंचाया है, एक ने बताया। क्या वो होश में थे? हाँ, घबराने की ज़रूरत नहीं, कोई शदीद चोट नहीं आई, खुदा का शुक्र है। फारूक के मुंह से निकला। कार तेज रफ्तारी से सड़क पर दौड़ रही थी। इंस्पेक्टर जमशेद और फरजाना को देखकर बेगम जमशेद की आंखें हैरत और खौफ की वजह से फटी की फटी रह गईं। आप ठीक हैं? वो चिल्लाईं। क्यों, क्या बात है? अरे वो महमूद और फारूक को ले गए। दौड़िए। क्या हुआ? तुम्हारे होश ठिकाने हैं? इंस्पेक्टर जमशेद बौखला उठे। ओफ, मैं कैसे बताऊं? अभी अभी दो आदमी महमूद और फारूक को ये कहकर ले गए कि आपका एक्सीडेंट हो गया है। आखिर उन्होंने जल्दी जल्दी बात बताने की कोशिश की। क्या? इंस्पेक्टर जमशेद चिल्लाए। ये तुम क्या कह रही हो? मैं कहती हूं वक्त ज़ाया मत कीजिए, वो सामने वाली सड़क पर गए हैं। इंस्पेक्टर जमशेद वापस पलटे और भागते हुए मोटरसाइकिल तक पहुंचे। शदीद घबराहट के आलम में उन्होंने मोटरसाइकिल स्टार्ट की और पूरी रफ्तार छोड़ दी। वो अंधाधुंध मोटरसाइकिल चला रहे थे। वो सोच रहे थे कि बैठे बिठाए ये क्या मुसीबत आ गई। आखिर वो कौन है जो महमूद और फारूक को अगवा करके ले गए? उन्होंने ऐसा क्यों किया? वो क्या चाहते हैं? उन्हें कैसे मालूम हुआ कि मैं इस वक्त घर में नहीं हूं? क्या वो पहले ही मकान की निगरानी कर रहे थे? हाँ, यही हो सकता है। तो वो पहले ही से स्टोर में थे। आखिर क्यों? मोटरसाइकिल चलती रही और उसी रफ्तार से उनके जहन में ख्यालात आते रहे। वो जब भी किसी कार के पास से गुजरते उसके अंदर झांक कर जरूर देख लेते। कई चौराहों पर वो इशारों की परवाह किए बगैर गुजर गए। एक कांस्टेबल तो एक रक्शे में सवार होकर उनके पीछे निकल खड़ा हुआ, क्योंकि उनसे ट्रैफिक की खिलाफ वर्जी हो गई थी। इस वक्त उन्हें महमूद और फारूक के सिवा किसी चीज़ का एहसास नहीं था। कांस्टेबल ने जब देखा कि वो किसी तरह भी मोटरसाइकिल तक पहुंचने में कामयाब नहीं हो रहा है तो उसने मोटरसाइकिल का नंबर नोट करने पर ही सब्र किया और वापस पलट गया। अचानक इंस्पेक्टर जमशेद सड़क के एक ऐसे मकाम पर पहुंचे जहां से ये दो हिस्सों में तकसीम हो गई थी। इससे पहले उन्होंने किसी तरफ मुड़ने की ज़रूरत महसूस नहीं की थी। सीधे चलते रहे थे, लेकिन इस जगह पहुंचकर वो उलझन में पड़ गए कि किस तरफ जाएं। सोचने में वक्त भी ज़ाया नहीं कर सकते थे। आखिर उन्होंने जंगल की तरफ जाने वाली सड़क पर मोटरसाइकिल छोड़ दी। दूर दूर तक किसी कार का निशान नजर नहीं आ रहा था। उन्होंने हिम्मत न हारी और चलते रहे। एक जगह उन्हें मिलिट्री वाला खड़ा नजर आया, जिसने हाथ के इशारे से रुकने के लिए कहा। इंस्पेक्टर जमशेद ने ब्रेक पर दबाव डाला और उसके बिल्कुल करीब जाकर रुक गए। आपको कहाँ जाना है? मिलिट्री वाले ने पूछा। जाना तो कहीं भी नहीं है, उन्होंने जवाब दिया। आप इससे आगे नहीं जा सकते, मिलिट्री मैन ने कहा। क्यों? इससे आगे दुश्मन मुल्क का इलाका शुरू हो जाता है। इस वक्त आप सरहद पर खड़े हैं। ओह शुक्रिया,
अच्छा ये बताइए, इस तरफ कोई कार तो नहीं आई जिसमें 2 नौजवान आदमी और 2 लड़के सवार थे? मैंने एक कार की आवाज़ थोड़ी देर पहले ज़रूर सुनी थी, लेकिन वो इस तरफ भला कैसे आ सकती थी? अलबत्ता यहाँ से बाएं तरफ 2-4 कोठियाँ हैं, शायद उनमें से किसी कोठी तक कार आई हो, उसने बताया। बहुत बहुत शुक्रिया, मैं वहीं मालूम करता हूँ। उन्होंने मोटरसाइकिल मोड़ ली और चल पड़े। थोड़े फासले पर बाएं हाथ उन्हें थोड़े थोड़े फासले पर 4-5 कोठियाँ नजर आ गईं। उनमें से एक के सामने नीले रंग की कार खड़ी थी। थोड़ी देर के लिए इंस्पेक्टर जमशेद सोच में पड़ गए। आखिरकार उन्होंने मोटरसाइकिल नीली कार के पास रोक दी, उसका इंजन बंद किया और दरवाजे की तरफ बढ़ गए। उनकी कार अचानक अस्पताल जाने वाली सड़क के बजाय एक दूसरी तरफ मुड़ गई। आपने कार किस तरफ मोड़ दी? ये रास्ता तो अस्पताल को नहीं जाता, महमूद ने कहा। हाँ, ये रास्ता अस्पताल को नहीं जाता, उन दोनों के साथ बैठा हुआ शख्स बोला। तो फिर? महमूद घबरा गया। बस देखते जाओ। देखो दोस्त, साफ साफ बताओ क्या बात है? महमूद ने पूछा। साफ बात यह है कि तुम्हें अब कुछ दिनों के लिए हमारा मेहमान बनना पड़ेगा। क्या मतलब? महमूद और फारूक दोनों एक साथ बोले। मतलब अभी मालूम हुआ जाता है, आराम से बैठे रहो। दोनों के चेहरों पर हवाइयां उड़ने लगीं। आखिर महमूद को होश आ गया। वो बावास बुलंद चिल्लाया, बचाओ बचाओ। उसी वक्त उसके मुंह पर हाथ रख दिया गया। साथ ही उनसे कहा गया, मेरा नाम हलाकू खान है। अगरचे मैं चंगेज खान का पोता नहीं हूं, लेकिन उससे कम जालिम भी नहीं हूं। इसलिए तुम दोनों की भलाई इसी में है कि खामोशी से बैठे रहो, वरना गोलियां मार मार कर छलनी कर दिए जाओगे। इसके साथ ही हलाकू खान के हाथ में पिस्तौल नजर आ गया। वो कह रहा था, और मेरा ये साथी जो कार चला रहा है जाबिर खान है। ये भी अपने नाम से कुछ कम जालिम नहीं है। कार चलाने में इस कदर माहिर है कि जब चाहे तुम्हें कार से बाहर फेंक दे और खुद आराम से अंदर बैठा कार चलाता रहे। मुझे उम्मीद है कि तुम दोनों की आवाज़ अब हलक से नहीं निकलेगी, और अगर निकली तो वो तुम्हारी आखिरी आवाज़ होगी। दोनों सहम कर रह गए। उनकी आंखों से खौफ टपक रहा था। वो सोच रहे थे कि ये बैठे बिठाए किस मुसीबत में फंस गए। और आखिर तुम लोग चाहते क्या हो? महमूद ने हिम्मत करके आहिस्ता आवाज में कहा, तुम्हें पहले ही बता चुका हूं, कुछ दिन तुम दोनों हमारे मेहमान रहोगे। कार तेज रफ्तारी से चलती हुई अब शहर की हुदूद से बाहर निकल आई थी और एक तवील जंगल का सिलसिला शुरू हो गया था। क्या तुम्हें मालूम है ये सड़क कहाँ जाती है? हलाकू खान ने महमूद से पूछा। नहीं, इस तरफ आने का कभी इत्तेफाक नहीं हुआ, उसने जवाब दिया। ये सड़क सीधी सरहद तक जाती है और इससे आगे दुश्मन का इलाका शुरू होता है। क्या तुम हमें सरहद के पार ले जाना चाहते हो? नहीं, भला हम सरहद पार कैसे कर सकते हैं? वहां तो मिलिट्री का पहरा होता है। फिर कहाँ ले जाना चाहते हो? फारूक ने पूछा। सरहद के पास ही एक जगह, हलाकू खान ने गोलमोल सा जवाब दिया। जाबिर खान चुपचाप बैठा कार चला रहा था। तुम लोग किसके लिए काम कर रहे हो? फारूक ने पूछा। अपने लिए। हर शख्स अपने लिए काम करता है, हलाकू खान ने कहा। कुछ लोग दूसरों के लिए भी काम करते हैं, वो दूसरों को कोई खुशी देकर खुश होते हैं, मगर तुम उनमें से नहीं हो, इसलिए तुम्हें क्या मालूम। असल जिंदगी वही है जो दूसरों के काम आए। लेकिन तुम्हारे वालिद तो हमारे काम नहीं आते, हलाकू खान ने हंसकर कहा। उनका फर्ज यही है कि जराइम पेशा लोगों को पकड़ें। तुम लोग ये बुरे काम क्यों नहीं छोड़ देते? मेहनत मजदूरी करके पेट जो नहीं भरता। उसी वक्त कार एक कोठी के सामने रुकी। महमूद और फारूक चौंक उठे। चलो नीचे उतरो, हलाकू खान ने कहा और उनके लिए दरवाज़ा खोल दिया। दोनों बाहर निकल आए। बाहर आकर उन्होंने कार और इर्द गिर्द का जायजा लिया। कार नीले रंग की थी। इस कोठी के अलावा उन्हें थोड़े फासले पर 3-4 और कोठियां भी दिखाई दीं। महमूद ने खास तौर पर कार का नंबर जरूर नोट करना चाहा। उसने 313 JEH नंबर बार बार ज़ेरे लब दोहराया। फारूक की तवज्जो भी इस तरफ देखकर उसे इत्मीनान हो गया कि अगर मैं भूल गया तो फारूक को याद रह जाएगा। चलो अंदर, हलाकू खान ने कहा। दरवाजे पर दस्तक देने की ज़रूरत पेश नहीं आई, वो खुद ब खुद खुल गया था। महमूद और फारूक को इस बात पर हैरत हुई कि दरवाज़ा खुद ब खुद कैसे खुल गया। वो अंदर दाखिल हुए तो उन्हें दाएं तरफ दरवाजे के पास दीवार की तरफ मुंह किए एक आदमी कुर्सी पर बैठा नजर आया। हलाकू खान और जाबिर खान उसकी तरफ तवज्जो दिए बगैर आगे चले गए। महमूद और फारूक उनके आगे थे। वो एक कमरे में आए जिसमें कुर्सियां मौजूद थीं। एक कुर्सी किसी कदर ऊंची जगह पर रखी हुई थी, शायद ये उनके सरदार की थी। बैठो, हलाकू खान ने उनसे कहा और वो दोनों खामोशी से बैठ गए। उनसे पहले वो भी बैठ चुके थे।
अब तो बता दें आप लोग क्या चाहते हैं? फारूक ने तवील खामोशी से तंग आकर कहा। बता तो दिया है, क्या तुम्हें यकीन नहीं आया? हम यही तो जानना चाहते हैं, तुम लोग हमें क्यों यहाँ मेहमान रखना चाहते हो? हमने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? महमूद बोला। तुम्हारे वालिद ने हमारा जीना हराम कर दिया है। जिस काम में हाथ डालते हैं वही उलट जाता है। उसी वक्त कमरे का अंदरूनी दरवाज़ा खुला और एक शख्स अंदर दाखिल हुआ। उसके चेहरे पर बड़ी बड़ी मूछें थीं। हलाकू खान और जाबिर खान उसे देखते ही उठ खड़े हुए। महमूद और फारूक भी उठ खड़े हुए। वो दोनों बहुत ही खौफजदा हो गए थे। बहुत खूब, तो ये हैं इंस्पेक्टर जमशेद के लड़के। अब इंस्पेक्टर जमशेद इनकी तलाश में शहर का कोना कोना छानता फिरेगा, लेकिन ये दोनों उसे कहीं ना मिलेंगे। वो इनकी गर्द को भी नहीं पहुंच सकेगा। अब उसके दिन रात अपने बेटों की तलाश में गुजरेंगे और इस तरह वो हमारी सरगर्मियों की तरफ ध्यान नहीं दे सकेगा। क्यों, कैसी रही? जवाब नहीं, बड़ी जोरदार तजवीज़ है, हलाकू खान बोला। अब इन्हें ले चलो, ये वहीं रहेंगे। खबरदार इन्हें ऊपर आने का तरीका ना मालूम होने पाए। ये दोनों बहुत चालाक बने फिरते हैं। अब मैं इनकी चालाकी देखूंगा। इनकी आंखों पर पट्टियां बांधकर नीचे ले जाना। जी, बहुत बेहतर। जाबिर खान, इनकी आंखों पर पट्टियां बांध दो। जाबिर खान ने महमूद की जेब से उसका रुमाल निकालकर उसकी आंखों पर बांध दिया। फिर उसने फारूक का रुमाल निकाला और बांधने लगा। उसी वक्त दरवाजे पर कदमों की चाप सुनाई थी। जाबिर खान रुक गया और उस वक्त फारूक को यह देखने का मौका मिल गया कि आने वाला वही शख्स था जो दरवाजे के पास दाएं तरफ बैठा था। इंस्पेक्टर जमशेद? क्या मतलब? मूंछों वाले ने कहा। इंस्पेक्टर जमशेद अपनी मोटरसाइकिल खड़ी करके दरवाजे की तरफ आ रहा है, उसने बताया। यह कैसे हो सकता है? महमूद और फारूक के चेहरे खिल उठे। हलाकू खान और जाबिर खान ने झपट कर महमूद और फारूक के मुंह पर हाथ रख दिए ताकि आवाज़ न निकाल सकें। फौरन इन्हें नीचे ले जाओ, मूंछों वाले ने कहा। जाबिर खान ने जल्दी जल्दी फारूक की आंखों पर रुमाल बांधा। चलो उठो दोनों, हलाकू खान ने कहा। उसी वक्त दरवाजे पर दस्तक हुई। दोनों के दिल धड़क उठे। वो अपनी जगह पर जमे रहे। ये ऐसे नहीं जाएंगे, इन्हें घसीटते हुए ले जाओ, मूंछों वाले ने कहा। हलाकू खान और जाबिर खान ने घसीटने के बजाय उन्हें अपने कंधों पर डाला और दरवाजे से निकल गए। लेकिन जाबिर खान ये ना देख सका कि फारूक का हाथ जेब में रेंग गया था। अब तुम दरवाज़ा खोल दो, मूंछों वाले ने कहा। साथ ही उसका हाथ अपनी मूंछों की तरफ किया। दूसरे ही लम्हे मूंछें उसके चेहरे से उतरकर हाथ में आ गईं, जिन्हें उसने अपनी जेब में रख लिया। उसके चेहरे में अब हैरत अंगेज तब्दीली आ गई थी। फिर उसने दरवाज़ा खुलने की आवाज़ सुनी। इंस्पेक्टर जमशेद ने दरवाजे पर पहुंचकर दस्तक दी। कुछ देर इंतज़ार करते रहे। फिर दोबारा दरवाज़ा खटखटाया। आखिर अंदर कदमों की चाप सुनाई थी। एक पतले दुबले आदमी ने दरवाज़ा खोला और उनसे पूछा, जी फरमाइए, आपको किससे मिलना है? ये किसका मकान है? इंस्पेक्टर जमशेद ने पूछा। यहाँ रियासीदान प्रोफेसर सलमान रहते हैं। बहुत खूब, मुझे उन्हीं से मिलना है। तुम उन्हें बताओ कि पुलिस का एक इंस्पेक्टर उनसे मिलना चाहता है। जी, अंदर तशरीफ़ ले आइए, दुबले पतले आदमी ने रास्ता छोड़ते हुए कहा। इंस्पेक्टर जमशेद अंदर दाखिल हो गए। वो उन्हें उसी कमरे में ले आया जहां अभी थोड़ी देर पहले फारूक, महमूद और हलाकू खान वगैरह मौजूद थे। लेकिन उस वक्त ये कमरा खाली था। आप यहाँ तशरीफ़ रखिए, मैं प्रोफेसर साहब को इत्तला देता हूँ। शुक्रिया। दुबला पतला आदमी कमरे से बाहर निकल गया। थोड़ी देर बाद एक उधेड़ उम्र का आदमी अंदर दाखिल हुआ। उसका चेहरा, दाढ़ी और मूंछों के बगैर कुछ अजीब सा लग रहा था। इंस्पेक्टर जमशेद को यह शख्स कुछ जाना पहचाना सा लगा। वो उसे देखकर उठ खड़े हुए और साथ ही वो सोच रहे थे कि इस शख्स को कहाँ देखा है। तशरीफ़ रखिए, तकलीफ़ करने की ज़रूरत नहीं। क्या आप ही प्रोफेसर सलमान हैं? जी हाँ, फरमाइए। मुझे इंस्पेक्टर जमशेद कहते हैं। इंस्पेक्टर जमशेद, ये नाम तो सुना हुआ लगता है। हाँ, याद आया, ये नाम अखबारों में पढ़ने में आया है। आप यहाँ वीराने में क्यों रहते हैं? मैं शोर शराबा पसंद नहीं करता, मुझे तन्हाई से प्यार है। आप करते क्या हैं? रिटायर्ड प्रोफेसर हूँ, रियाजी का। ओह अच्छा, माफ़ कीजिएगा प्रोफेसर साहब, मैं आपके मकान की तलाशी लेना चाहता हूँ। इंस्पेक्टर जमशेद ने अचानक कहा। क्या मतलब? मेरे मकान की तलाशी लेना चाहते हैं? जी हाँ। मैं समझा नहीं। प्रोफेसर के चेहरे पर उलझन के आसार थे। आसान लफ्ज़ों में बात की है मैंने। मकान की तलाशी लेना चाहता हूँ। आखिर क्यों? आपका क्या ख्याल है कि मैं इस वीरान जगह पर अपने मकान में कोई गैर कानूनी काम कर रहा हूँ? प्रोफेसर ने झुंझलाकर कहा। जी नहीं, ऐसी कोई बात नहीं।
दो मुजरिम इस तरफ दो लड़कों को अगवा करके लाए हैं। वो एक नीले रंग की कार में सवार थे और नीले रंग की एक कार इस वक्त आपकी कोठी के सामने खड़ी है। लेकिन ये कार तो मेरी है, ज़रूर आप ही की होगी, लेकिन मैं आसपास की तमाम कोठियों की तलाशी लेने का प्रोग्राम बना चुका हूं। क्या आपके पास तलाशी का वारंट है? प्रोफेसर ने पूछा। नहीं, मुझे वारंट की ज़रूरत कभी महसूस नहीं हुई, लेकिन वारंट के बगैर तलाशी लेना कानून के खिलाफ है। ठीक है, मैं अभी आपको मुतमईन किए देता हूं। ये कहकर इंस्पेक्टर जमशेद ने अपनी जेब में हाथ डाला और कोई चीज़ निकाली। ये एक कार्ड था। वजीर दाखिला की तरफ से इसकी रूह से इंस्पेक्टर जमशेद वारंट के बगैर ज़िला में किसी भी घर की तलाशी ले सकते थे। मुलाहिजा फरमाइए। इंस्पेक्टर जमशेद ने कार्ड प्रोफेसर के सामने कर दिया। प्रोफेसर ने उसे बगौर देखा और हार मानते हुए कहा, अब मामला दूसरा है। मुझे नहीं मालूम था कि आपके इख्तियारात इस हद तक हैं। आप मकान की तलाशी ले सकते हैं। कहिए तो मैं साथ चलूं या मुलाजिम मुनासिब रहेगा? मुलाजिम को साथ कर दें। प्रोफेसर ने घंटी बजाई। वही दुबला पतला शख्स अंदर आया। इन्हें सारा मकान दिखा दो। जी बहुत अच्छा। इंस्पेक्टर जमशेद ने मकान का चप्पा चप्पा छान मारा, लेकिन महमूद और फारूक उन्हें कहीं ना मिले। वो मायूस होकर वापस लौटे और उसी कमरे के दरवाजे की तरफ बढ़े जिसमें प्रोफेसर साहब बैठे थे। दरवाजे के पास पहुंचकर वो ठिठक गए। उनके चेहरे पर जोश की हालत तारी हो गई। वो फर्श पर पड़ी एक चीज़ को घूर रहे थे। जो ही जाबिर खान ने फारूक को उठाया, उसका हाथ अपनी जेब में रेंग किया। इस वक्त वो इससे ज़्यादा कुछ नहीं कर सकता था कि अपनी कोई चीज़ वहाँ गिरा दे। दूसरे ही लम्हे उसने हाथ लगने वाली चीज़ फर्श पर गिरा दी। उस चीज़ के गिरने से ज़रा भी आवाज़ पैदा नहीं हुई। थोड़ी देर तक कंधों पर सफ़र करने के बाद उन्हें नीचे पटक दिया गया। साथ ही आंखों की पट्टियां उतार दी गईं। फारूक और महमूद ने चारों तरफ देखा। ये एक कुशादा कमरा था। अब इस कमरे में आराम से रहो, यही तुम्हारा घर है, हलाकू खान ने कहा और दोनों बाहर निकल गए। दरवाज़ा बाहर से बंद कर दिया गया। मेरा ख्याल है हम बुरी तरह फंस गए हैं, महमूद ने कहा। लेकिन अब्बा जान भी यहाँ तक पहुँच चुके हैं। फारूक के चेहरे पर इत्मीनान था। ठीक है, मगर वो इस तहखाने तक कैसे पहुँचेंगे? महमूद ने सवाल किया। हाँ, ये फिक्र में डालने वाली बात है। और फिर उन्हें इस बात का यकीन भी नहीं हुआ कि हम इस मकान में कैद हैं। हो सकता है वो हमें तलाश करते करते इस तरफ निकल आए हों। हाँ, ये बात दिल को लगती है। जानते हो अब क्या होगा? वो इस मकान की तलाशी लेंगे और हमें ना पाकर चले जाएंगे। जाहिर है जब तक उन्हें इस बात का यकीन नहीं होगा कि हम इस जगह कैद हैं, उन्हें तहखाने का ख्याल तक नहीं आएगा। महमूद ने कहा, तुम ठीक कहते हो, मगर मेरा ख्याल है कि उन्हें यह बात मालूम हो ही जाएगी। हाँ, उन्हें मालूम हो जाएगा कि हम यहाँ हैं, फारूक ने पुरुम्मीद लहजे में कहा। वो कैसे? महमूद ने पूछा। मैं इसका इंतज़ाम कर चुका हूँ। क्या मतलब? तुम क्या इंतज़ाम कर चुके हो? क्या तुम मुझे बिल्कुल बेवकूफ़ समझते हो? फारूक ने मुस्कुरा कर पूछा। नहीं तो, बिल्कुल तो नहीं समझता। बहुत खूब, इसका मतलब है थोड़ा बहुत समझते ज़रूर हो, फारूक ने कहा। तुम तो बाल की खाल उतारने लगते हो। हाँ, तो तुम क्या इंतज़ाम करके आए हो? अगर तुम ये बात मान लो कि मैं तुमसे ज़्यादा बेवकूफ़ नहीं हूँ तो अभी बता देता हूँ। बहुत खूब, बातों बातों में मुझे बेवकूफ़ साबित करने की कोशिश कर रहे हो। चलो जल्दी से बता दो, अभी हमें बहुत कुछ करना है। जिस वक्त मुझे जाबिर खान ने उठाया, मैंने एक चीज़ दरवाजे के पास गिरा दी थी। आखिर फारूक ने बता ही दिया। शाबाश, बहुत शानदार काम किया है तुमने, महमूद खुश होकर बोला। अब ये भी बता दो कि वो क्या चीज़ थी? पेंसिल तराश। तब तो तुमने कोई कारनामा अंजाम नहीं दिया। पेंसिल तराश तो इन जराइम पेशा लोगों में से किसी का भी हो सकता है। अब्बा जान भला एक पेंसिल तराश को क्या अहमियत देंगे? ला हौल वला कुव्वत। महमूद ने बुरा सा मुंह बनाया। तुम समझते नहीं। फारूक भी उसे तंग करने पर तुला हुआ था। क्या नहीं समझा? वो कोई मामूली पेंसिल तराश नहीं है। जी हाँ, सोने का बना हुआ होगा। ये बात भी नहीं है। तो फिर जो बात है वो क्यों नहीं बताते? वो पेंसिल तराश नहीं है। ओह, अब मैं समझा। दूसरे ही लम्हे महमूद की आंखों में जोश नजर आया। ये ज़रूर प्रोफेसर दाऊद वाला पेंसिल तराश होगा। उन्होंने तुम्हें तोहफे के तौर पर दिया था। अब तुम्हारी अकल कुछ काम करने लगी है। अब मैं यकीन से कह सकता हूँ कि अगर अब्बा जान की नज़र उस पर पड़ गई तो वो समझ जाएंगे कि हम दोनों इसी मकान में कैद हैं। बिल्कुल, यही तो मैं कहता हूँ। लेकिन मुझे एक डर और भी है, फारूक ने कहा। और वो क्या? अगर वो पेंसिल तराश उन मुजरिमों से किसी के हाथ लग गया तो एक काम की चीज़ हाथ से निकल जाएगी। तुम तो जानते ही हो वो किस कदर अहम चीज़ है।
हाँ, अगर उसमें लगी हुई एक पिन निकाल कर। महमूद के अल्फाज दरमियान में ही रह गए। उसी वक्त दरवाज़ा खुला था। हाँ हाँ, आगे कहो। उस पेंसिल तराश की पिन निकाल कर। हलाकू खान दरवाजे में खड़ा उन्हें बुरी तरह घूर रहा था। उसके पीछे जाबिर खान भी नजर आया। कुछ नहीं, हम तो यूं ही वक्त गुजारने के लिए बातें कर रहे थे, महमूद ने घबरा कर कहा। बकवास मत करो, मैं सब सुन चुका हूं। जाबिर, तुम फौरन ऊपर जाओ। इंस्पेक्टर जमशेद मकान की तलाशी ले रहा है। ड्राइंग रूम के दरवाजे के पास पेंसिल तराश पड़ा हुआ है। इससे पहले कि वो इंस्पेक्टर जमशेद को मिले, उसे उठा लाओ, और अगर तुमसे पहले इंस्पेक्टर उस तक पहुंच जाए तो फिर प्रोफेसर सलमान को बाखबर कर देना। इस सूरत में इंस्पेक्टर को ख़त्म करना ही होगा, लेकिन हम किसी के खून में अपने हाथ रंगना पसंद नहीं करते। हलाकू खान ने खौफनाक लहजे में कहा। ठीक है, मैं जाकर देखता हूं, जाबिर खान ने कहा और तेजी से चलता हुआ बाहर निकल गया। दोनों के रंग उड़ गए थे, आंखें खौफ से फटी की फटी रह गई। उन दोनों की बेएहतियाती ने उनके वालिद की जिंदगी खतरे में डाल दी थी। हाँ, अब बताओ, वो पेंसिल तराश दरअसल क्या चीज़ है? हलाकू खान की आवाज़ ने उन्हें चौंका दिया। वो सवालिया नज़रों से उन्हें घूर रहा था। दुबला पतला आदमी इंस्पेक्टर जमशेद को रुकता देखकर चौंक उठा। उसने देखा कि इंस्पेक्टर जमशेद ज़मीन पर पड़ी हुई किसी चीज़ को घूर रहे थे। उसकी नज़रें भी उस चीज़ पर पड़ी। ये एक खूबसूरत पेंसिल तराश था। फिर इंस्पेक्टर जमशेद झुके और उन्होंने उसे उठा लिया। क्या ये तुम्हारा है? उन्होंने दुबले पतले आदमी से पूछा। जी नहीं, प्रोफेसर साहिब का होगा। अच्छा, मैं उनसे मालूम करके उन्हें दे दूंगा। अब मकान में कोई और जगह तो दिखाने वाली नहीं रह गई। जी नहीं, उसने जवाब दिया। ठीक है, अब मैं प्रोफेसर साहब से इजाज़त लूंगा। ये कहते हुए वो कमरे में दाखिल हो गए। क्यों, हो गया आपका इत्मीनान? प्रोफेसर उन्हें देखते ही बोले। जी हाँ, और अब मैं इजाज़त चाहूँगा। साथ ही मैं मुआफ़ी चाहता हूँ कि आपको तकलीफ़ दी। कोई बात नहीं, कानून की मदद करना हर शहरी का फ़र्ज़ है। बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा, खुदा हाफिज़। इंस्पेक्टर जमशेद ने चलने के लिए दरवाजे की तरफ कदम उठाए। चलिए, मैं आपको दरवाजे तक छोड़ाऊं। प्रोफेसर भी उठ खड़ा हुआ। नहीं, आप तकलीफ़ क्यों करते हैं? इंस्पेक्टर जमशेद ने कहा। इसमें तकलीफ़ की क्या बात है? प्रोफेसर उनके पीछे चलता हुआ कमरे से निकल आया। दरवाजे के करीब उस वक्त भी वो दुबला पतला आदमी मौजूद था। वो उन्हें देखते ही उठ खड़ा हुआ। दरवाज़ा खोलो, प्रोफेसर ने कहा। उसने उठकर दरवाज़ा खोल दिया। इंस्पेक्टर जमशेद ने प्रोफेसर से हाथ मिलाया और बाहर निकल आए। दरवाज़ा फौरन ही बंद कर दिया गया। जो ही दरवाज़ा बंद हुआ, इंस्पेक्टर जमशेद बिजली किसी तेज़ी से मोटरसाइकिल की तरफ बढ़े। दरवाज़ा बंद करते ही दुबले पतले शख्स ने प्रोफेसर से पूछा, तो इंस्पेक्टर जमशेद ने इसके मुताल्लिक आपसे नहीं पूछा? क्या बक रहे हो तुम? इंस्पेक्टर जमशेद को ज़मीन पर पड़ा हुआ एक पेंसिल तराश मिला था। तो फिर? जी एक कुछ नहीं। फजूल बातों में मेरा वक्त बर्बाद न किया करो, प्रोफेसर ने कहा और मुड़ने लगा। उसी वक्त जाबिर खान बदहवासी के आलम में इधर आया। तुम ऊपर क्यों आए? प्रोफेसर ने उसे डांटा। अहमक कहीं के, अगर इंस्पेक्टर जमशेद इस वक्त यहाँ होता और वो तुम्हें देख लेता तो? मैं एक ख़तरे से आगाह करने आया हूँ। यहाँ कोई पेंसिल तराश तो नहीं मिला? फिर वही पेंसिल तराश। आखिर बात क्या है? प्रोफेसर झल्ला गया। वो पेंसिल तराश उन लड़कों का था और उनमें से एक ने गिरा दिया था। क्या बक रहे हो? अगर ये ठीक है तो इंस्पेक्टर जमशेद कैसे खामोशी से चला गया? ओह, खतरा, हम सब खतरे में हैं। प्रोफेसर चौंक उठा। एक बात और भी, जाबिर खान कहते कहते रुक गया। वो क्या? जल्दी बको, प्रोफेसर गुर्राया। वो पेंसिल तराश नहीं था। तुम्हारा दिमाग तो दुरुस्त है, अभी खुद ही तो कह रहे थे वो पेंसिल तराश उस लड़के ने गिराया था, और अब कह रहे हो? जी हाँ, मैं ठीक कह रहा हूं। तो फिर वो क्या है? ये तो वो दोनों बता सकते हैं। मैं तो फौरी तौर पर खबरदार करने के लिए यहां आ गया था, लेकिन बहुत देर से आए। अब हम सब मुसीबत में फंस गए हैं। जो कुछ करना है चंद मिनट के अंदर अंदर करना है, और हम मकान से बाहर भी नहीं जा सकते। ठीक है, अब हमारे लिए एक ही रास्ता रह गया है। दरवाज़ा फ़ौरन बंद कर दो और दरवाजे के साथ बड़ी मेज़ भी लगा दो, ताकि उन्हें दरवाज़ा तोड़ने में ज़्यादा से ज़्यादा देर लगे। जाबिर खान और दुबला पतला आदमी प्रोफेसर के हुक्म की तामील में लग गए। इंस्पेक्टर जमशेद ने मोटरसाइकिल फुल स्पीड पर चलाई। उसका रुख उसी मिलिट्री मैन की तरफ था, क्योंकि उस जगह सिवाय मिलिट्री मैन के कोई और उसकी मदद नहीं कर सकता था। उस तक पहुंचने में उसे चंद मिनट लगे। घबराहट के आलम में उन्होंने मोटरसाइकिल उसके बिल्कुल करीब रोक दी और नीचे उतर पड़े। मिलिट्री मैन उनके अंदाज से घबरा गया। उसने अपनी राइफल उनकी तरफ तान दी। इसकी ज़रूरत नहीं, उन्होंने तेज़ी से कहा। दूसरे ही लम्हे उनका हाथ अपनी जेब की तरफ किया। खबरदार, जेब की तरफ हाथ ले जाने की कोशिश ना करना।
मिलिट्री मैन ने सख्त लहजे में कहा। मैं अपना शनाख्ती कार्ड निकाल रहा था। इस वक्त मुझे तुम्हारी मदद की ज़रूरत है। क्या मतलब? मैं महकमा सुराग रसानी का इंस्पेक्टर जमशेद हूँ। इंस्पेक्टर जमशेद? ये नाम तो सुना हुआ है। तुम ऐसा क्यों नहीं करते कि खुद ही मेरी जेब से कार्ड निकाल कर देख लो? इंस्पेक्टर जमशेद ने तजवीज़ पेश की। हाँ, ये ठीक रहेगा। मिलिट्री मैन ने ऐसा ही किया और कार्ड देखकर राइफल नीचे कर ली। अब बताइए मामला क्या है? यहाँ से थोड़े फासले पर एक मकान में मेरे 2 बेटे अगवा करके लाए गए हैं। उन्हें मकान से बरामद के सिलसिले में मुझे तुम्हारी मदद की ज़रूरत है। क्या यहाँ नज़दीक ही तुम्हारे कुछ साथी मौजूद हैं? हाँ, मेरे 3 साथी थोड़े थोड़े फासले पर मौजूद हैं। तो मेहरबानी करके उन्हें फ़ौरन बुलाओ, लेकिन हमें सरहद छोड़ने की किसी हालत में भी इजाज़त नहीं। ये मुझ पर छोड़ दो। हरगिज़ नहीं, हम आपका ये हुक्म नहीं मान सकते। अगर तुमने मेरा कहा ना माना तो पछताओगे, क्योंकि ये मामला है चंद गैर मुल्की जासूसों का जो हमारे मुल्क में कोई गड़बड़ करने की कोशिश में हैं। हम मजबूर हैं। बहुत खूब, तुम इस तरह नहीं मानोगे। क्या मुझे जेब में हाथ डालने की इजाज़त है? हरगिज़ नहीं। तो फिर मेरी इस जेब में से एक कार्ड निकालो। ये क्या भला है? तुम बहुत वक्त बर्बाद कर रहे हो सकता है मुजरिम हाथ से निकल जाएं। इस मर्तबा इंस्पेक्टर जमशेद का लहजा बहुत सख्त था। उनके लहजे से मिलिट्री मैन चौंक उठा। फिर उसने उनकी जेब से कार्ड निकाल लिया। कार्ड पर नज़र डालते ही मिलिट्री मैन का रंग उड़ गया। दूसरे ही लम्हे वो उन्हें सल्यूट कर रहा था। ये कार्ड दरअसल एक ख़ास इजाज़तनामा था जो मुल्क के वज़ीर आज़म की तरफ से दिया गया था। इसमें दर्ज था कि इंस्पेक्टर जमशेद किसी भी मामले में दखल अंदाज हो सकता है और हर किस्म की मदद जहाँ चाहे हासिल करने का हकदार है। ज़िला भर में किसी भी घर की तलाशी ले सकता है। फ़ौरन अपने साथियों को बुलाओ। मिलिट्री मैन ने सीटी मुंह से लगाई और एक ख़ास अंदाज से उसे बजाया। दूसरे ही लम्हे 3 आदमियों के मुख्तलिफ समतों से दौड़ने की आवाज़ें सुनाई दीं। तुम मेरे पीछे मोटरसाइकिल पर बैठ जाओ। बाकी साथियों को इशारा कर दो कि वो दौड़ते हुए हमारे पीछे चले आएं। उन्होंने मोटरसाइकिल स्टार्ट करते हुए कहा। मिलिट्री मैन ने उनके हुक्म की तामील की। 3 मिनट बाद वो पांचों उस मकान के सामने मौजूद थे। नीली कार उस जगह मौजूद थी। उनकी कार अभी तक यहीं है। इसका मतलब यह है कि अभी अंदर ही मौजूद हैं। अपनी अपनी राइफलें संभाल कर दरवाजे की तरफ भागो और दरवाज़ा खटखटाओ। चारों राइफलें उठाए दरवाजे पर पहुंचे और उनमें से एक ने राइफल का कंधा दरवाजे पर दे मारा। जाबिर खान और दुबले पतले आदमी ने जूं ही मेज दरवाजे से लगाई, बाहर से दरवाजे पर कोई चीज़ जोर से मारने की आवाज़ सुनाई दी। तीनों अचानक उठे। लो, वो आ पहुंचे। अब इंतहाई खामोशी से तहखाने में चले आओ, मेरे पीछे पीछे, प्रोफेसर ने कहा और चल पड़ा। आज हर काम गड़बड़ होता नजर आ रहा है, उसके मुंह से निकला। आखिर इन लड़कों को अगवा करने की ज़रूरत ही क्या थी? जाबिर खान ने पूछा। तुम इन बातों को नहीं समझ सकते। अपने जहन को न थकाओ, ये तुम्हारे सोचने की बातें नहीं है। फिर उसने एक दीवार में किसी चीज़ पर दबाव डाला। दूसरे ही लम्हे दीवार में एक दरवाज़ा नमूदार हो गया। दरवाजे के नमूदार होने से कोई हल्की सी आवाज़ भी पैदा नहीं हुई। अब वो लकड़ी के बने हुए जीने से नीचे उतर रहे थे। आखिरी सीढ़ी के सामने एक दरवाज़ा था। उन्होंने दरवाज़ा खोला और अंदर आ गए। यह एक काफ़ी बड़ा कमरा था। इस कमरे में भी एक दूसरा दरवाज़ा था। दरवाजे को धकेल कर वो उसमें घुसे। अंदर महमूद और फारूक के साथ हलाकू खान मौजूद था और उनसे कुछ पूछ रहा था। दरवाज़ा खुलने की आवाज़ पर मुड़ा और उन्हें देखकर थक से रह गया। क्या हुआ, खैरियत तो है? पेंसिल तराश मेरे जाने से पहले ही इंस्पेक्टर जमशेद को मिल चुका था और वो मकान से बाहर निकल गया था, जाबिर बताने लगा। ओह, तो नीचे आने की क्या ज़रूरत आ पड़ी? इंस्पेक्टर जमशेद गालिबन मदद लेकर आ पहुंचा है, प्रोफेसर ने कहा। महमूद और फारूक के चेहरे ये सुनकर खिल उठे। फिर अब क्या प्रोग्राम है? क्या तहखाना हमारा मकबरा बनेगा? हलाकू खान ने कहा। नहीं, हम यहाँ से सही सलामत निकल कर जाएंगे। वो कैसे प्रोफेसर? क्या तुम्हारा ख्याल है कि इंस्पेक्टर जमशेद तहखाने का रास्ता तलाश नहीं कर सकेगा? जब वो मकान की तलाशी ले रहा था तो उसके जहन में तहखाने का भी ख्याल नहीं होगा, लेकिन पेंसिल तलाश मिलने के बाद तो उसका जहन फ़ौरन ही तहखाने की तरफ जाएगा, हलाकू खान ने कहा। तुम ठीक कहते हो, वो ज़रूर अंदर दाखिल होकर तहखाने की तलाश करेगा। नहीं, मुकाबले में हमारा जीतना मुश्किल है। वो यकीनन मिलिट्री जवानों के साथ लेकर आया होगा। तब फिर तुम कैसे कहते हो कि हम बचकर निकल जाएंगे? हलाकू खान ने पूछा। अभी उन्हें दरवाज़ा तोड़ने में काफ़ी देर लगेगी, क्योंकि वो बहुत मजबूत है। फिर तहखाना तलाश करने में भी कुछ वक्त लगेगा और इस दौरान में हमें यहाँ से बचकर निकलना है। लेकिन कैसे, ये मैं तुम्हें इनके सामने नहीं बता सकता। तुम यूं करो कि इनकी आंखों पर पट्टियां बांधकर ऊपर छोड़ाओ। इस बात का ख्याल रहे कि ये पट्टियां ना हटा पाएं। अब इन्हें छोड़ना ही पड़ेगा। तो इन्हें ऊपर छोड़ाएं?
हलाकू खान ने हैरान होकर पूछा। हाँ जल्दी करो, जब इन्हें ऊपर भिजवाया जा रहा है तो आंखों पर पट्टियां बांधने की क्या ज़रूरत है? जो कहा जा रहा है करो, वक्त मत ज़ाया करो, अभी हमें यहां से निकलना भी है। हलाकू खान और जाबिर खान ने दोबारा उनकी आंखों पर पट्टियां बांध दी, उन्हें कंधों पर उठाया और चल पड़े। थोड़ी देर बाद वो सीढ़ियां चढ़ रहे थे, फिर उन्हें फर्श पर उतार दिया गया। अपनी जगह से हरकत ना करना, हमारे हाथ में पिस्तौल है। दरवाजे की तरफ से मुसलसल ठकाठक की आवाज़ें आ रही थीं। शायद दरवाज़ा तोड़ा जा रहा था। क्या अब हम पट्टियां खोल दें? महमूद ने इस ख्याल से पूछा कि मालूम हो सके कि वो लोग चले गए हैं या नहीं। कोई जवाब न पाकर उसने आंखों से पट्टी उतार दी। पट्टी उतार दो फारूक, वो जा चुके हैं। फारूक ने भी पट्टी उतार दी और उसके बाद वो दरवाजे की तरफ दौड़े। अब्बाजान, क्या आप बाहर मौजूद हैं? महमूद ने बुलंद आवाज से पूछा। अंदर से कोई जवाब न मिलने पर इंस्पेक्टर जमशेद ने कहा, हमें दरवाज़ा तोड़ना होगा। वो लोग खबरदार हो चुके हैं, लेकिन हमारे पास दरवाज़ा तोड़ने का कोई सामान नहीं है। क्या कहीं से कुल्हाड़ी नहीं मिल सकती? इंस्पेक्टर जमशेद ने पूछा। कुल्हाड़ी? हाँ मिल सकेगी, एक मिलिट्री मैन ने कहा। तो जाओ दौड़ कर ले आओ, बल्कि मोटरसाइकिल ले जाओ। वो दौड़ता हुआ मोटरसाइकिल के पास पहुंचा। उसकी वापसी में चंद मिनट से ज़्यादा नहीं लगे। फिर दरवाजे पर कुल्हाड़ी बरसाई जाने लगी। दरवाज़ा काफ़ी मजबूत था, अपनी जगह से टस से मस ना हुआ, लेकिन वो मिलिट्री मैन थे, बदस्तूर चोटें मारते रहे। अचानक अंदर से आवाज़ आई, अब्बाजान, क्या आप बाहर मौजूद हैं? आवाज़ महमूद की थी। इंस्पेक्टर जमशेद चिल्लाए, ठहरो। मिलिट्री मैन रुक गए। महमूद, क्या अंदर दरवाजे पर तुम हो? उन्होंने पूछा। जी हाँ, मेरे साथ फारूक भी है, अंदर से जवाब मिला। और वो लोग? वो यहाँ नहीं है। आप लोग ठहरें, हम दरवाज़ा अंदर से खोलने की कोशिश करते हैं। आओ फारूक, जल्दी करो। महमूद और फारूक ने मेज़ हटाने की कोशिश की। मेज़ बहुत वजनी थी। पहली कोशिश में थोड़ी सी खिसकी। दोनों ने पूरा जोर लगाया और आखिरकार मेज़ दरवाजे से हटाने में कामयाब हो गए। अब दरवाज़ा खोलना मुश्किल ना था। चटखनी की खड़खड़ाहट की आवाज़ सुनकर इंस्पेक्टर जमशेद ने मिलिट्री मैनों से कहा, होशियार, हो सकता है मुजरिम भी दरवाजे पर मौजूद हों और दरवाज़ा खुलते ही फायर कर दें। दरवाजे के सामने से हट जाओ और पोजीशन ले लो। उन्होंने फौरन अमल किया। उसी वक्त दरवाज़ा खुल गया। महमूद और फारूक दरवाजे से निकलते ही इंस्पेक्टर जमशेद से लिपट गए। उनके मुंह से निकला था, अब्बा जान। इंस्पेक्टर जमशेद ने मैदान साफ देखकर मिलिट्री मैनों को अंदर आने का इशारा किया। वो एक साथ अंदर दाखिल हो गए। वो लोग कहाँ गए जो तुम दोनों को उठा लाए थे? क्या उनमें प्रोफेसर भी शामिल था? इंस्पेक्टर जमशेद ने पूछा। मूंछों वाला? महमूद ने सवाल किया। उसकी मूंछें तो नहीं थीं, लेकिन हमसे जिस प्रोफेसर ने बात की थी उसके चेहरे पर बड़ी बड़ी मूंछें थीं, फारूक ने बताया। उसका हुलिया तो बताओ। महमूद ने हुलिया दोहरा दिया। बड़ी बड़ी मूंछें, लंबूतरा चेहरा, सुर्ख रंग। ठीक है, मैं समझ गया। ये बताओ, जिस वक्त मैं मकान की तलाशी ले रहा था उस वक्त तुम दोनों को कहाँ रखा गया था? इंस्पेक्टर जमशेद ने पूछा। तहखाने में। जहाँ तक मैं समझता हूँ वो कोई तहखाना ही था, क्योंकि वो लोग हमारी आंखों पर पट्टियाँ बांध कर ले गए थे। सीढ़ियाँ उतरने के बाद हम उसी जगह पहुँचे थे। तो इसका मतलब ये हुआ कि इस मकान में कोई तहखाना भी है। ठीक है, आओ उसे तलाश करते हैं। वो लोग ज़रूर तहखाने में ही मौजूद होंगे। सब मिलकर तहखाने को तलाश करने लगे। किसी कमरे में उन्हें तहखाने का कोई दरवाज़ा दिखाई नहीं दिया। उन्होंने हर कमरे का कालीन उलट कर देखा। दरवाज़ा किसी फर्श में नहीं होगा, महमूद ने ख्याल जाहिर किया। हाँ, अब तो मैं भी यही सोचने पर मजबूर हूँ। अब हमें दीवारों का जायज़ा लेना होगा, इंस्पेक्टर जमशेद ने कहा। इस बार उन्होंने दीवारों को अच्छी तरह देखना शुरू किया। दीवारों पर लगे हुए चार्ट वगैरह उतारे गए। अचानक फारूक बोल उठा, यहाँ एक गोल सा निशान है। इंस्पेक्टर जमशेद उस तरफ लपके। दीवार में खाकी रंग का गोल सा निशान मौजूद था, जो कि उभरा हुआ नहीं था। इंस्पेक्टर जमशेद ने दाएं हाथ की उंगली उस पर रखकर दबाव डाला। दूसरे लम्हे उनकी आंखें हैरत से खुली की खुली रह गईं। दीवार में एक दरवाज़ा बगैर किसी आवाज़ के नमूदार हुआ था। होशियार, दुश्मन ने अंदर ज़रूर पोजीशन संभाल रखी होंगी। मिलिट्री मैनों ने अपनी राइफलें तान लीं और इंस्पेक्टर जमशेद की जेब से उनका पिस्तौल निकल आया। फिर वो सीढ़ियाँ उतरने लगे। तुम सबसे पीछे आओगे, उन्होंने महमूद और फारूक से कहा। जी बेहतर। सीढ़ियाँ ख़त्म होने पर उन्हें एक दरवाज़ा नजर आया। एक मिलिट्री मैन ने दरवाजे के एक तरफ होकर उसे धकेला। दरवाज़ा खुलता चला गया। ये एक बड़ा सा कमरा था। सामने वाली दीवार में एक और दरवाज़ा नजर आया। उसे भी खोला गया, लेकिन वो लोग तो यहाँ नहीं हैं।
इंस्पेक्टर जमशेद ने हैरान होकर पूछा। तहखाना खाली पड़ा था। उन्होंने बगौर जायजा लिया, लेकिन कोई काम की चीज ना मिली। हैरत है, आखिर वो लोग कहाँ चले गए? उन्हें जमीन खा गई या आसमान निकल गया? 1 घंटे की मुसलसल कोशिश के बाद भी उन्हें मुजरिमों का कोई निशान ना मिला और आखिर थक हार कर वहां से निकल आए। आज का वाकया कुछ समझ में नहीं आया। आखिर मुजरिम क्या चाहते थे? उन्होंने तुम दोनों को क्यों अगवा किया? फरजाना की सहेली के वालिद मकान के अंदर से कैसे गायब हो गए? क्या इन दोनों वाकयात का आपस में कोई ताल्लुक है? इंस्पेक्टर जमशेद आप ही आप बुड़बुड़ा रहे थे। मोटरसाइकिल तेज रफ्तारी से घर की तरफ उड़ी जा रही थी। महमूद और फारूक उनके पीछे बैठे थे। कुछ देर खामोश रहने के बाद उन्होंने पूछा, प्रोफेसर ने तुमसे क्या कहा था? वो हमें उस तहखाने में कैद रखना चाहता था ताकि आप हमारी तलाश में मारे मारे फिरें और वो शहर में अपनी मनमानी करता फिरे। उसके साथियों ने कहा था कि आपकी वजह से उनका नाक में दम आया हुआ है। अच्छा, हैरत है, मुझे तो खुद भी नहीं मालूम कि मेरी वजह से शहर में किस किस जराइम पेशा का नाक में दम आया हुआ है। खैर, देखा जाएगा। अब्बाजान, वो पेंसिल तराश आपके पास है? फारूक को अचानक याद आया। हाँ, बहुत खूब। उसी की वजह से तो मैं तुम तक पहुंचा हूं, वरना मैं तो वापस चल पड़ा था। तुम्हारी तरकीब बहुत शानदार थी। पेंसिल तराश मेरे ही पास है। अब आपका क्या इरादा है? महमूद ने पूछा। अभी तक मैंने कुछ नहीं सोचा। हैरान हूं कि क्या करूं। वैसे फिलहाल कुछ करने की ज़रूरत ही क्या है? क्यों ना उस मकान पर पहरा बिठा दिया जाए? महमूद ने तजवीज़ पेश की। हाँ, ये तो करना ही होगा। अरे, अचानक उन्हें ख्याल ने चौंका दिया। उनके मुंह से निकला, ओह, क्या हुआ? महमूद और फारूक बैक वक्त बोले। हैरत अंगेज। ओ मेरे खुदा, इस बात की तरफ तो मेरा ध्यान गया ही नहीं था। इंस्पेक्टर जमशेद बुड़बुड़ाए। आखिर क्या बात है अब्बाजान? मैं तुम्हें बता देता हूं। तुम्हें याद होगा कि फरजाना अपनी सहेली के हाथ से बहुत घबराई हुई आई थी। जी हाँ, क्या उसके अब्बू मिल गए? वही बताने जा रहा हूं। जब वहां पहुंचा तो उसके वालिद अपने कमरे में मौजूद थे। क्या मतलब? क्या वो गायब हुए ही नहीं थे? नहीं, जहां तक मेरा ख्याल है वो गायब हुए थे। गायब हुए थे? महमूद ने हैरत से कहा। हाँ, बिल्कुल उसी तरह जिस तरह मुजरिम उस मकान में से गायब हो गए हैं। इंस्पेक्टर जमशेद ने कहा। ओह, दोनों के मुंह से निकला। अब मैं यकीन से कह सकता हूं कि उस मकान में भी कोई तहखाना मौजूद है। आज का दिन भी अजीब है, यकना शुद्ध दो शुद्ध। अब तहखाने ही तहखाने नजर आने लगे। फारूक ने मुस्कुराकर कहा। यह कोई बड़ा चक्कर मालूम होता है। इंस्पेक्टर जमशेद ने कहा। एक बात तो साबित है कि कुछ लोग चाहते हैं आपकी तवज्जो उनकी तरफ से हटी रहे और वो अपना काम कर जाएं। हाँ, ये ठीक है। अब वो अपनी कोशिश में नाकाम हो चुके हैं, लिहाजा इत्मीनान से उनकी खबर ले सकते हैं। इस बार बहुत ज्यादा चालाक मुजरिमों से वास्ता पड़ा है। वो इस नाकामी के बाद चैन से नहीं बैठेंगे, जरूर कोई और कदम उठाएंगे। उनका कदम उठाना आपके लिए मुफीद रहेगा। हाँ, वरना वो मेरी नजरों में कैसे आएंगे? तो ठीक है, उन्हें कोई कदम उठाने दें, लेकिन तुम दोनों को बहुत मोहतात रहना होगा। कोई भी बुलाने आए, किसी भी किस्म की इत्तला दे, उस पर यकीन नहीं करना है। जी, बहुत अच्छा। और ये लो तुम अपना पेंसिल तराश। इंस्पेक्टर जमशेद ने जेब से पेंसिल तराश निकालकर फारूक को दिया। क्या तुम इसके इस्तेमाल से वाकिफ हो? जी हाँ, बहुत अच्छी तरह। ठीक है, इसे अपने पास हर वक्त रखो। मुझे खतरे की बू आ रही है, इंस्पेक्टर जमशेद ने फिक्रमंद लहजे में कहा। जिस वक्त वो घर पहुंचे शाम के 8 बज रहे थे। उन्होंने दरवाजे पर लगी घंटी का बटन दबाया। अंदर घंटी बजने की आवाज़ सुनाई दी, लेकिन तकरीबन 1 मिनट गुजरने के बाद भी किसी ने दरवाज़ा ना खोला। इंस्पेक्टर जमशेद ने बेचैन होकर दरवाज़ा धकेला। वो खुलता चला गया। अरे ये क्या, दरवाज़ा तो खुला हुआ है। ज़रूर यहाँ भी कोई गड़बड़ है। इंस्पेक्टर जमशेद की हिदायत थी कि दरवाज़ा अंदर से हर वक्त बंद रखा जाए। घबराहट के आलम में वो तीनों दौड़ते हुए अंदर दाखिल हुए। इंस्पेक्टर जमशेद को गए तकरीबन 1 घंटा गुजर गया। फरजाना और बेगम जमशेद सख्त परेशान थीं। खुदा जाने बच्चे किस हाल में होंगे। खुदा से दुआ कीजिए अम्मी, इस तरह परेशान होने से क्या बनेगा? ये सब तुम्हारी वजह से हुआ। बेगम जमशेद ने फरजाना को गुस्सीली नज़रों से देखा। मेरी वजह से? भला वो कैसे? फरजाना ने सहम कर पूछा। न तुम अपने अब्बू को नाहिद के घर ले जाती, न उनकी अदम मौजूदगी में मुजरिम फारूक और महमूद को ले जाते। लेकिन अम्मी, मुझे क्या पता था कि... बस खामोश रहो, मेरा दिल बैठा जा रहा है। हौसला रखिए अम्मी, मेरा दिल कह रहा है अब्बा जान दोनों को लेकर आते ही होंगे। खुदा करे। बेगम जमशेद की आवाज़ भर्रा गई।
आंखों में आंसू उमड़ आए। क्यों ना तुम टेलीफोन करके सब इंस्पेक्टर इकराम को बुला लो। हाँ, ख्याल तो अच्छा है। तो फिर जाओ और फ़ोन पर उन्हें सारी बात बता दो। फरजाना घर से निकलकर बेगम शिराजी के यहाँ गई। वो ड्राइंग रूम में मौजूद थीं। कहो फरजाना, कैसी हो? जी अच्छी हूँ, ज़रा फ़ोन करना है। हाँ हाँ ज़रूर करो, लेकिन ये तो बताओ खैरियत तो है ना? जी हाँ, सब ठीक है। फरजाना ने वक्त बचाने के लिए कहा और जल्दी जल्दी फ़ोन करने लगी। फ़ोन रख कर वो बोली, अच्छा आंटी, मैं चलती हूँ। क्या बात है, तुमने इंस्पेक्टर इकराम को क्यों बुलाया है? अब्बा जान को कुछ काम है। फरजाना इस वक्त असल बात बताने के मूड में नहीं थी। हाँ, वो शीशे का बक्स का क्या बना? बेगम शिराजी ने पूछा। प्रोफेसर उस तजुर्बे पर काम कर रहे हैं। फिर तो वो भी खतरे में होंगे। उनकी कोठी के गिर्द बहुत ज़बरदस्त पैरा है। फिर भी मुझे तो धड़का ही लगा रहता है। मुजरिम भी तो बहुत बड़े हैं। उनका मुल्क उनकी मदद कर रहा है। हाँ, ये तो है। खैर, देखा जाएगा, अल्लाह मालिक है, फरजाना ने कहा और वहां से चली आई। क्या दरवाज़ा अंदर से बंद कर दिया है बेटी? बेगम जमशेद ने उसे अंदर आते देख कर कहा। जी नहीं तो, मुझे याद नहीं रहा। मैं अभी बंद करके आती हूँ। फरजाना वापस मुड़ी। जो ही उसने दरवाज़ा बंद किया, वो चौंक उठी। उसे कुछ अजीब सा एहसास हुआ था। घबराहट के आलम में वो तकरीबन दौड़ती हुई अपनी अम्मी के पास आई। क्या बात है, तुम दौड़ क्यों रही हो? डर लग रहा है। क्या मतलब? मुझे ऐसा महसूस हो रहा है जैसे घर में हम दोनों के अलावा कोई और भी है। तुम्हारा वहम होगा। नहीं अम्मी, मैंने अभी अभी किसी के सांस लेने की आवाज़ सुनी थी। खुदा खैर करे, तुम तो मुझे भी डराए दे रही हो। एन उसी वक्त कमरे का दरवाज़ा ज़ोरदार आवाज़ के साथ बंद हुआ। अरे, इस दरवाजे को क्या हुआ? हवा तो बिल्कुल भी तेज़ नहीं चल रही है, फरजाना बोली। आओ देखें क्या बात है। नहीं अम्मी, यहीं बैठें। बल्कि मैं तो कहती हूँ इस कमरे का दरवाज़ा अंदर से बंद कर लें। हाँ हाँ, ये ठीक रहेगा, बेगम जमशेद ने कहा और उठकर दरवाज़ा अंदर से बंद कर दिया। इसके साथ ही फरजाना दोनों खिड़कियों की चटखनियाँ लगा चुकी थी। जो ही वो वापस मुड़ी, दरवाजे पर धप धप की आवाज़ सुनाई थी, जैसे कोई आहिस्ता आहिस्ता दरवाज़ा खटखटा रहा हो। बेगम जमशेद ने हिम्मत करके पूछा। दूसरी तरफ से कोई जवाब न मिला। दोनों ने खौफजदा नज़रों से एक दूसरे को देखा। दरवाजे पर अब भी धप धप हो रही थी। अचानक ही आवाज़ बंद हो गई। चंद मिनट सुकूत की हालत में गुजरे। फिर दरवाजे पर जोरदार दस्तक सुनाई दी। अंदर मुकम्मल खामोशी थी। इंस्पेक्टर जमशेद सीधे अपने कमरे की तरफ दौड़े और दरवाजे पर जोरदार दस्तक दी। कौन है? इस मर्तबा अंदर से फरजाना ने चिल्लाकर पूछा। मैं हूं बेटा, क्या बात है? खैरियत तो है? इंस्पेक्टर जमशेद ने पूछा। अब्बाजान, ये आप हैं? क्या महमूद और फारूक मिल गए? हाँ बेटी, दरवाज़ा खोलो। फरजाना ने दौड़कर दरवाज़ा खोल दिया। महमूद और फारूक अपनी अम्मी से लिपट गए। तुमने बैरूनी दरवाज़ा तो खुला छोड़ रखा था और खुद बंद कमरे में बैठी थी? इंस्पेक्टर जमशेद ने पूछा। क्या दरवाजे पर आप धप धप करते रहे हैं? फरजाना ने इस सवाल का जवाब देने के बजाय सवाल कर डाला। धप धप करता रहा हूं? नहीं तो, बात क्या है? हम दोनों बहुत परेशान थे। मैंने फरजाना को फ़ोन करने के लिए भेजा था ताकि इंस्पेक्टर इकराम यहाँ आ जाए। फरजाना फ़ोन करके वापस आई तो दरवाज़ा बंद करना भूल गई। फिर दरवाज़ा बंद करने गई तो उसने महसूस किया जैसे घर में कोई और भी है। आखिर बेगम जमशेद ने बताना शुरू किया। हाँ अब्बाजान, मैंने किसी के सांस लेने की आवाज़ सुनी थी। क्या तुमने दरवाज़ा बंद कर दिया था? जी हाँ, फरजाना बोली। तब फिर तुम्हारा ख्याल ठीक ही था। ज़रूर घर में कोई मौजूद था। क्या कोई मौजूद था? बेगम जमशेद ने खौफजदा लहजे में कहा। हाँ, हमें दरवाज़ा खुला मिला है। ओह, तब तो हम सब खतरे में हैं। नहीं, अब फिक्र की कोई बात नहीं। हम सब फिर एक जगह इकट्ठे हो चुके हैं, फारूक ने कहा। हाँ, अब कोई इधर का रुख करेगा तो हम उससे निमट लेंगे, महमूद ने सीना तान कर कहा। हाँ, अब ये बताइए, वो लोग इन दोनों को कहाँ मिल गए थे और आप इन तक कैसे पहुंचे? बेगम जमशेद ने पूछा। जवाब में इंस्पेक्टर जमशेद ने सारी कहानी दोहरा दी। पेंसिल तलाश का जिक्र भी आया। मैं प्रोफेसर अंकल से कभी नहीं बोलूंगी, फरजाना ने मुंह बसोरते हुए कहा। क्या मतलब? यहाँ प्रोफेसर दाऊद का जिक्र? इंस्पेक्टर जमशेद ने हैरान होकर पूछा। क्या प्रोफेसर अंकल ने तुम्हारा कोई फार्मूला चुरा लिया है? फारूक हंसा। मेरा ख्याल है प्रोफेसर अंकल ने शीशे के बक्स वाले फार्मूले के बारे में फरजाना से मशवरा नहीं लिया, इसीलिए अब ये उनसे कभी नहीं बोलेगी। महमूद ने भी उसका मजाक उड़ाया। तुमने नहीं बताया बेटी? इंस्पेक्टर जमशेद ने उन दोनों के जुमलों को नज़रअंदाज करके कहा। उन्होंने फारूक को तो अपनी एक नन्ही मुन्नी सी ईजाद पेंसिल तराश की शक्ल में दे दी,
और मुझे कुछ भी नहीं दिया। फरजाना बदस्तूर मुंह बनाए हुए थी। इस लिहाज से तो मुझे भी मुंह पसोरना बल्कि रोना चाहिए, महमूद ने मुस्कुरा कर कहा, क्योंकि उन्होंने भी मुझे कोई चीज़ नहीं दी। भाई किसी दिन चलेंगे उनके पास, फिर तुम दोनों उनसे बात कर लेना। मेरा ख्याल है उनके पास तुम दोनों को देने के लिए भी कुछ ना कुछ ज़रूर होगा। वैसे फारूक, अगर तुम वो पेंसिल तराश मुझे दे दो तो बेहतर है। फरजाना मुस्कुराई। वो किस खुशी में? फारूक ने तिनक कर पूछा। इसलिए कि तुम उससे कोई काम नहीं ले सकोगे, जबकि मैं उसे बेहतरीन मौके पर इस्तेमाल करूंगी। शुक्रिया, मैं ऐसा ख्याल नहीं करता। मैं उसे ज़ाया कर दूंगा। ये ज़रूर इंस्पेक्टर इकराम होंगे। बेगम जमशेद बोली। तुम सब यहीं ठहरो, मैं खुद जाकर देखता हूँ। इंस्पेक्टर जमशेद उठते हुए बोले। दरवाजे पर सब इंस्पेक्टर इकराम मां 6 कांस्टेबलों के मौजूद था। अंदर आ जाओ इकराम, उन्होंने कहा और दोनों अंदर चले आए। अस्सलामु अलैकुम अंकल। तीनों बच्चों ने एक साथ इस तरह कहा कि सब हंस पड़े। वालेकुम अस्सलाम। यहाँ तो हर तरफ खैरियत ही खैरियत नजर आ रही है। फिर मुझे किस खुशी में बुलाया गया है? इंस्पेक्टर इकराम ने चारों तरफ देखते हुए हैरान होते हुए कहा। थोड़ी देर पहले नहीं थी। फारूक मुस्कुराया। मेरा मतलब खैरियत से था। ये थोड़ी देर पहले इस घर से रुखसती पर चली गई थी। वो फिर बोला। थोड़ी देर पहले नहीं थी। फारूक मुस्कुराया। क्या मामला था? मैं बताता हूँ इकराम। अच्छा ही हुआ तुम आ गए, केस पर ज़रा गौर भी करेंगे। इंस्पेक्टर जमशेद ने कहा और सारी कहानी दोहरा दी कि किस तरह वो फरजाना के साथ नाहिद के घर गए, वहाँ क्या हुआ, फिर वापसी पर महमूद और फारूक गायब मिले और किस तरह दोबारा उन्हें पाया, वगैरह वगैरह। अजीब हालात हैं। आखिर वो लोग क्या चाहते थे? मुझे उलझाना चाहते थे। महमूद और फारूक से उन्होंने कहा था कि मैंने उनका जीना हराम कर रखा है। अब मैं हैरान हूं कि मैंने आजकल किन लोगों का जीना हराम कर रखा है। इन दिनों आप ज़्यादातर नशा आवर दवाएं फरोख्त करने वालों को पकड़ते रहे हैं। कम से कम 15-20 आदमी तो पकड़ ही चुके हैं, लेकिन अभी तक मुजरिमों के असल ठिकाने का पता नहीं चल सका कि दवाएं कहाँ से आती हैं और कैसे वहाँ से तकसीम होती हैं। हाँ, आजकल मैं इसी खोज में हूँ और मेरा ख्याल है कि ये लोग भी नशा आवर दवाएं बेचने वालों से ताल्लुक़ रखते हैं। अब्बाजान ये कौम के सबसे बड़े दुश्मन हैं, महमूद ने कहा। बिल्कुल, ये कौम को मीठी नींद सुलाने में मसरूफ़ हैं। लाखों लोग नशे के आदी हो चुके हैं। आज तक जितने भी मुजरिम पकड़े गए हैं वो कुछ नहीं बता सके सिवाय 2-3 ठिकानों का पता बताने के, और इस तरह हमें कोई ख़ास कामयाबी आज तक नहीं हुई। अब्बाजान, मुझे अभी अभी एक ख्याल आया है। अचानक फरजाना बोली। लो भाई, इनका जहन तो चल निकला है। अब सुनो, इन्हें क्या ख्याल आया? फारूक ने मजाक उड़ाने के अंदाज में कहा। कहो फरजाना, क्या बात है? अब्बाजान, नाहिद के घर में हमें किसी तहखाने की मौजूदगी का ख्याल आया था। हाँ बिल्कुल आया था। फिर? और जिस मकान से ये दोनों मिले हैं वहाँ भी तहखाना मौजूद है। हाँ, तो क्या उन दोनों घरों में कोई ताल्लुक़ नहीं हो सकता? ताल्लुक़? ओह, मेरा जहन अब तक इस तरफ क्यों नहीं गया? इकराम, तुम फौरन सरहद के करीब उस मकान पर पहरा लगा दो, लेकिन इस तरह के किसी को पता ना चले। तुम्हारे आदमी जंगल में छुपकर मकान की निगरानी करेंगे। मैं उसका नक्शा एक कागज़ पर बना देता हूँ ताकि मकान को तलाश करने में दिक्कत का सामना ना हो। और फिर तुम खुद चंद कांस्टेबलों के साथ अफजाल अहमद के घर की निगरानी करना। क्या तुमने अफजाल अहमद का घर देखा है? बहुत मशहूर आदमी है। शहर में उसके लोहे के 2 कारखाने हैं। जी मैं जानता हूँ, घर भी देखा हुआ है। आप बेफिक्र रहें, मैं इसी वक्त सरहद वाले मकान पर आदमी भेजकर खुद वहाँ जाता हूँ। सब इंस्पेक्टर इकराम ने कहा और बाहर निकल गया। इस वाक़े को 3 दिन गुजर गए। इस दौरान सरहद वाले मकान और अफजाल अहमद के मकान की बाकायदा निगरानी होती रही, लेकिन कोई मशकूक आदमी दोनों मकानों से निकलता दाखिल होता नजर नहीं आया। इंस्पेक्टर जमशेद को हर घंटे बाद रिपोर्ट मिलती रही और उनकी मायूसी में इजाफा होता रहा। कई बार वो अपने मातहतों को साथ लेकर सरहद वाले मकान पर गए और नए सिरे से उसकी तलाशी ली, लेकिन कोई कारामद चीज़ ना मिली। इंस्पेक्टर इकराम भी इस निगरानी से तंग आ गया था। एक शाम वो इंस्पेक्टर जमशेद के घर चला आया। क्या निगरानी जारी रहेगी सर? उसने पूछा। हाँ भाई, क्या तुम उकता चुके हो? जी नहीं, ऐसी तो कोई बात नहीं, मगर मैं नहीं समझ सकता कि अफजाल अहमद पर शक करने की क्या वजह है। दूसरी तरफ सरहद वाले मकान की कई बार तलाशी ली जा चुकी है। जाहिर है कि मुजरिम इस बात से बाखबर हैं। वो मकान हमारी निगरानी में है, वो इधर का रुख क्यों करेंगे? नीली कार भी हमारे कब्जे में है।
वो लोग तो उसे लेने भी नहीं आए। क्या तुमने ये मालूम करने की कोशिश की कि वो कार किसके नाम रजिस्टर है? जी हाँ, कार का नंबर 40 है, इसलिए कुछ मालूम नहीं हो सका। तुम्हारा ख्याल है कि हम फजूल वक्त ज़ाया कर रहे हैं? जी हाँ, मैं तो यही समझता हूँ। अच्छा, तो तुम ऐसा करो कि 2 दिन उस तरफ से अपने आदमी हटा लो। हाँ भाई, मैं भी अब तंग आ गया हूँ। जी बहुत अच्छा। इंस्पेक्टर इकराम खुश हो गया। अब्बाजान, एक बात मेरे जहन में 2-3 दिन से चुभ रही है। फरजाना बोल उठी। लो भाई, अब बातें इनके जहन में भी चुभने लगी हैं, फारूक ने महमूद से कहा। अब्बाजान, फरजाना को किसी डॉक्टर को दिखाइए। आज तक मेरे जहन में कोई बात नहीं चुभी। भाई पहले सुन तो लो कि वो बात क्या है। इंस्पेक्टर जमशेद ने दोनों को मुस्कुरा कर देखा। सब इंस्पेक्टर इकराम फरजाना को तेज नज़रों से देख रहा था, जैसे उसकी मुदाखलत उसे नागवार गुजरी हो। शायद वो इस मामले को यहीं ख़त्म कर देना चाहता था, जबकि फरजाना बात को फिर चला रही थी। अब इस मामले में सर खपाने से कुछ हासिल नहीं होगा सर। मुजरिम बचकर निकल गए हैं, अब वो होशियार हो चुके हैं। काफ़ी अरसे तक वो अपनी सरगर्मियां बंद रखेंगे। हाँ तुम ठीक कहते हो, लेकिन फरजाना भी कुछ कहना चाहती है। इंस्पेक्टर जमशेद के जुमले पर इकराम ने मुंह दूसरी तरफ कर लिया। उसके चेहरे पर गुस्से की अलामात थीं। अब्बाजान, नाहिद के घर से वापसी पर आपने इस ख्याल से इत्तेफाक किया था कि उस घर में तहखाने की तलाशी लें। अफजाल अहमद के घर की तलाशी लेना इतना आसान नहीं है जितना तुम समझ रही हो। क्या आप अपना इजाज़तनामा इस्तेमाल नहीं कर सकते? कर सकता हूँ और तलाशी भी ले सकता हूँ, लेकिन अगर उस मकान से कोई काबिल एतराज़ चीज़ बरामद ना हुई तो जानती हो क्या होगा? वो मुझे बदनाम करने की कोशिश करेगा, बड़े बड़े अफसरों से मेरी शिकायत करेगा। उसके ताल्लुकात भी बहुत बड़े बड़े लोगों से हैं। ये बात है, तो इसके लिए कोई ऐसी तदबीर सोचनी चाहिए कि सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे। मैं अभी से सोचना शुरू करती हूँ, फरजाना ने कहा और अपनी थोड़ी को हथेली पर रखकर गहरी सोच में डूब गई। लो भाई, ये तो गुम हो गई सोच के समंदर में, फारूक बोला। तो आओ 2-4 गोते हम भी लगा लें, महमूद ने कहा। उसके जुमले पर सबको हंसी आ गई, लेकिन फरजाना उसी तरह सोच में गुम रही। आओ चलें, फारूक ने इस अंदाज में कहा जैसे वाकई समंदर में तैरने जा रहे हों। लेकिन ज़रा ध्यान से, कहीं बहुत लंबा गोता न लगा लेना। सोच के समंदर में डालने के लिए अभी तक जाल ईजाद नहीं हुए हैं। फारूक के जुमले पर सबने एक कहका लगाया। वो दोनों भी सोचने के अंदाज में बैठ गए। बेगम जमशेद, इंस्पेक्टर जमशेद और इकराम उन्हें अब दिलचस्पी और तवज्जो से देख रहे थे। अब्बाजान, फरजाना चिल्लाई, क्या कोई तदबीर जहन में आ गई है बेटी? जमशेद ने पूछा। जी हाँ, आ ही गई होगी। तरकीबें सोचने में तो इसका जहन तूफानी मेल की रफ्तार से दौड़ता है। महमूद ने चेहरे पर शदीद मुस्कुराहट तारी करते हुए कहा। मगर भाई, इस वक्त तो ये बहरिया सफ़र पर थी। फारूक हंसा। तुम दोनों ज़रा देर अपनी ज़बान बंद रख सकते हो क्या? बेगम जमशेद ने उन्हें डांटा। जी अच्छा, दोनों ने बैक वक्त कहा और अपने होंठों को इस कदर मजबूती से बंद कर लिया कि फिर सब लोग हंस पड़े। अब्बाजान, आप निगरानी ख़त्म करवा दें, फिर मैं नाहिद के यहाँ दिन के वक्त जाऊंगी। आप मुझसे थोड़े फासले पर होंगे। मैं दरवाजे पर दस्तक दूंगी, कोई मुलाजिम दरवाजे पर आएगा। उससे मालूम करूंगी कि अफजाल अहमद घर में हैं। अगर ना हुए तो नाहिद से मिलने की ख्वाहिश इज़हार करूंगी और साथ ही आपको इशारा कर दूंगी। फिर हम दोनों अंदर चलेंगे और अफजाल अहमद की अदम मौजूदगी में तलाशी लेंगे। तुम्हारी तजवीज़ काफ़ी जानदार है, क्यों इकराम? जी मेरे ख्याल में तो बहुत शानदार है। और तुम दोनों का क्या ख्याल है? उन्होंने महमूद और फारूक से पूछा। लेकिन वो दोनों तो बहुत मजबूती से होंठ बंद किए बैठे थे। उन्होंने इशारे से अपनी अम्मी और अपने होंठों की तरफ इशारा किया, जैसे कह रहे हों, हम कैसे बोल सकते हैं, हमें तो अम्मी ने बोलने से मना किया हुआ है। तुम दोनों अपनी हरकतों से बाज नहीं आओगे, इस बार इंस्पेक्टर जमशेद ने उन्हें डांटा। जी हाँ, तरकीब वाकई बहुत जोरदार है, लेकिन इसमें एक कमी है, महमूद ने कहा। वो क्या? आपके साथ हम भी जाएंगे। चलो ठीक है, इंस्पेक्टर जमशेद ने हामी भर ली। इकराम तुम जाओ और निगरानी हटा दो। जी अच्छा। सब इंस्पेक्टर इकराम उठ खड़ा हुआ। इंस्पेक्टर जमशेद ने निगरानी ख़त्म होने के बाद 3 दिन तक इंतज़ार किया। चौथे दिन इतवार था। उन्होंने सुबह 8 बजे फरजाना, महमूद और फारूक को साथ लिया। एक टैक्सी में बैठे और अफजाल अहमद के घर की तरफ रवाना हो गए। इससे पहले वो सब इंस्पेक्टर इकराम को फ़ोन कर चुके थे। उसे हिदायत दी थी
कि वो सादा लिबास में अपने चंद मातहतों के साथ अफजाल अहमद के घर के आसपास मौजूद रहे ताकि ज़रूरत पड़ने पर उससे मदद ली जा सके। अफजाल अहमद के घर से थोड़े फासले पर उन्होंने टैक्सी रुकवाई और उतर पड़े। फिर फरजाना से बोले, अब तुम दरवाजे पर जाकर दस्तक दो। क्या हम भी इसके साथ जाएं? हाँ, तुम दोनों के साथ जाने में कोई हरज नहीं है। तीनों इत्मीनान से कदम उठाते हुए अफजाल अहमद के घर की तरफ बढ़ने लगे। दरवाजे पर पहुंचकर फरजाना ने घंटी का बटन दबाया। जल्द ही एक मुलाजिम ने दरवाज़ा खोला। जी फरमाइए, आपको किससे मिलना है? नाहीद से। क्या उसके अब्बू भी घर में हैं? जी नहीं, वो तो नहीं है। ठीक है, नाहीद से कहो फरजाना और उसके भाई आए हैं, आप अंदर तशरीफ़ ले आए। नहीं तुम उसे दरवाजे पर ही भेज दो। जी अच्छा। इतना कहकर मुलाजिम अंदर चला गया। फरजाना ने दाएं हाथ को सर से ऊंचा किया, मुट्ठी बंद की और शहादत वाली उंगली ऊपर उठा दी। ये इशारा वो पहले ही तय कर चुके थे। इंस्पेक्टर जमशेद ने इधर उधर देखा। सब इंस्पेक्टर इकराम और उसके चंद साथी इधर उधर टहलते नजर आए। फिर वो तेजी से चलते हुए उन तीनों के पास पहुंच गए। उसी वक्त दरवाजे पर नाहीद नमूदार हुई। अरे आप, खैरियत तो है? मुलाजिम ने तो बताया था कि तुम और तुम्हारे भाई आए हैं। हाँ, मैं ज़रा पीछे रह गया था। हम तुम्हारी खैरियत दरियाफ्त करने इधर निकल आए हैं। आइए अंदर आ जाइए। वो उनको ड्राइंग रूम में ले आई। तुम्हारे अब्बू कहीं गए हुए हैं बेबी? इंस्पेक्टर जमशेद ने पूछा। जी भाई नाहीद, मुझे तो रह रह के उस दिन वाला वाक़या याद आ रहा है। फरजाना बोल उठी। कौन सा वाक़या? वही तुम्हारे अब्बू के गायब होने वाला। मैं आज भी हैरान हूं। क्या तुम्हें कोई हैरत नहीं इस पर? मैंने भी इस बारे में बहुत सोचा है, लेकिन आज तक कुछ समझ नहीं सकी। कई बार मेरे जहन में यह सवाल उभरा है कि तुम्हारे अब्बू कहाँ गायब हो गए थे और कैसे गायब हो गए थे। उन्होंने हमसे ये बात क्यों छुपाई? हमारे जाने के बाद तो उन्होंने कुछ नहीं बताया। मैं सोचती हूँ कहीं तुम्हारे अब्बू किसी मुसीबत में गिरफ्तार ना हो सकता है कोई उन्हें परेशान कर रहा हो। हाँ शायद, नाहीद बोली। तुम तो जानती ही हो, मेरे अब्बा जान पुलिस इंस्पेक्टर हैं। वो तुम्हारे अब्बू की मदद कर सकते हैं, लेकिन शायद वो मदद लेना पसंद ना करें। इसलिए फरजाना कुछ कहते कहते रुक गई। इसलिए क्या? नाहीद ने पूछा। इसलिए मैंने अब्बा जान को मजबूर किया है कि वो तुम्हारे अब्बू को कुछ बताए बगैर उनकी मदद करें। लेकिन ये सब तो हमारा ख्याल है। हम यकीन से तो कह नहीं सकते कि वो वाकई किसी मुसीबत में है। उस दिन के वाक़े को जहन में रख कर सोचो। जब भी मैं सोचती हूँ मेरा जहन उलझने लगता है। तुम्हारी उलझन इसी तरह रफा हो सकती है कि मेरे अब्बा जान इस सिलसिले में मालूमात हासिल कर लें तो ठीक है, भला मुझे इसमें क्या एतराज़ हो सकता है। अगर तुम चाहती हो कि मैं इस सिलसिले में कुछ मालूमात हासिल करूं तो सबसे पहले तुम्हें उनका कमरा मुझे दिखाना होगा। जी, इसी वक्त देख लें। अब्बा जान इस वक्त मौजूद नहीं है, लेकिन क्या आप लोग पहले चाय पीना पसंद नहीं करेंगे? नाहिद ने पूछा। इसकी ज़रूरत नहीं, हम चाय पीकर ही आए हैं। वो सब उठ खड़े हुए और अफजाल अहमद के कमरे में आ गए। इंस्पेक्टर जमशेद बगौर कमरे का जायजा लेने लगे। अब्बा जान ये देखिए, वो मेज़ के दाएं तरफ पर एक गोल बटन का निशान नजर आ रहा है। ये बटन उभरा हुआ नहीं था और बिल्कुल उसी किस्म का था जैसे तहखाने वाले मकान की दीवार का था। इंस्पेक्टर जमशेद की आंखों में चमक नजर आई। उन्होंने महमूद से कहा, कमरे का दरवाज़ा अंदर से बंद कर दो। महमूद ने दरवाज़ा बंद कर दिया। उसी वक्त जमशेद ने बटन पर उंगली से दबाव डाला। दूसरे लम्हे मेज़ के करीब वाली दीवार में एक दरवाज़ा नमूदार हो गया। वो सब चौंक उठे। दरवाज़ा नमूदार होते वक्त हल्की सी भी आवाज़ पैदा नहीं हुई थी। आओ नीचे चलें, इंस्पेक्टर जमशेद ने कहा। अफजाल अहमद ने अपने घर के दरवाजे पर पहुंचकर घंटी बजाई। उसके मुलाजिम ने दरवाज़ा खोल दिया। कोई मुझसे मिलने तो नहीं आया था? उन्होंने पूछा। जी नहीं, अलबत्ता नाहिद बीबी की सहेली और उसके भाई और एक साहिब आए थे। वो कहाँ हैं? ड्राइंग रूम में। ठीक है, ये कहकर अफजाल अहमद ड्राइंग रूम की तरफ बढ़े। ये देखकर चौंक उठे कि ड्राइंग रूम खाली पड़ा था। तेजी से चलते हुए वो अपने कमरे में आए। कमरे का दरवाज़ा बंद था। उन्होंने दरवाज़ा धकेला, लेकिन दरवाज़ा अंदर से बंद था। शकूर, जब्बार, वो बुलंद आवाज़ में चिल्लाए। शकूर और जब्बार दौड़ते हुए वहां पहुंचे। ये दरवाज़ा किसने बंद किया है? जी हम तो सब बाहर ही हैं। तो इसका मतलब यह हुआ कि नाहिद और उसकी सहेली और उसके भाई अंदर गए हैं। उन्होंने दरवाज़ा अंदर से बंद किया है, लेकिन क्यों? उन्होंने ऐसा क्यों किया? इतना कहकर उन्होंने ज़ोर से दरवाज़ा खटखटाया, लेकिन अंदर से कोई जवाब न मिला। दरवाजे का शीशा तोड़कर चटखनी गिरा दो,
उन्होंने शकूर और जब्बार से कहा। उनके जाने के बाद वो कमरे में दाखिल हुए और दरवाज़ा अंदर से बंद कर लिया। कमरा अंदर से खाली था, लेकिन ये देखकर उनकी आंखें खुली की खुली रह गईं कि तहखाने का दरवाज़ा खुला हुआ था। उनकी पेशानी पर पसीने के कतरे उभर आए। फिर अचानक उन्हें कोई ख्याल आया और उन्होंने मेज़ पर लगा एक बटन दबा दिया। दूसरे ही लम्हे तहखाने का दरवाज़ा बंद हो गया। उसके बाद उन्होंने एक और बटन जो मेज़ के नीचे लगा हुआ था दबाया। फौरन ही एक और दरवाज़ा नमूदार हुआ। उन्होंने आओ देखा न ताओ उस दरवाजे में दाखिल हो गए। सीढ़ियाँ उतरने के बाद वो एक कमरे में आ गए। उस कमरे में हर तरफ लकड़ी की पेटियां रखी थीं। पेटियों की तादाद इस कदर थी कि वो एक दूसरे के ऊपर रखी गई थीं। वो एक कुर्सी पर दरवाजे की तरफ मुंह करके बैठ गए, इस तरह कि उनके हाथ में पिस्तौल था और पिस्तौल का रुख दरवाजे की तरफ था। अचानक उन्हें कोई ख्याल आया। उनका हाथ चेहरे की तरफ बढ़ा। अब हमें क्या करना चाहिए? सब इंस्पेक्टर इकराम ने अपने एक मातहत से पूछा। कुछ समझ में नहीं आता। अफजाल अहमद भी घर में दाखिल हो चुका है, कहीं अंदर कोई गड़बड़ ना हो जाए। इंस्पेक्टर जमशेद की बहुत बदनामी होगी। काश वो पहले वारंट हासिल कर लेते। अब क्या हो सकता है? अब तो ये देखना है कि हमें क्या करना चाहिए। क्यों ना हम भी अंदर दाखिल हो जाएं? हाँ, अब यही करना होगा, कहीं इंस्पेक्टर जमशेद और उनके बच्चे किसी मुसीबत में न फंस जाएं, इकराम ने कहा। अब उसका रुख दरवाजे की तरफ था और उसके साथ ही उसके पीछे थे। दरवाजे पर पहुंचकर इकराम ने घंटी बजाई। शकूर ने दरवाजे पर आकर पूछा, पुलिस इंस्पेक्टर, मुझे अफजाल अहमद से मिलना है। जी बेहतर, मैं उन्हें इत्तला देता हूँ। ये कहकर शकूर अंदर चला गया। थोड़ी देर बाद वो वापस आकर कहने लगा, जी वो घर में नहीं है। मैंने उनके कमरे में जाकर देखा था, कमरे का दरवाज़ा अंदर से बंद है और उनकी तरफ से कोई जवाब नहीं मिल रहा है। शकूर ने मज़ीद बताया, क्या ये अजीब बात नहीं? जी हाँ, है तो अजीब बात। मैं एक पुलिस इंस्पेक्टर हूँ, मुझे ये देखने का हक है कि क्या मामला है। उनके कमरे से जवाब क्यों नहीं मिल रहा है, जबकि वो थोड़ी देर पहले ही कमरे में गए थे। आप अंदर तशरीफ़ ले आए, लेकिन ये सब कुछ आप अपनी जिम्मेदारी पर करेंगे। तुम फिक्र ना करो, तुम पर कोई आंच नहीं आएगी, इकराम ने कहा। अफजाल अहमद के कमरे के दरवाजे पर पहुंचकर इकराम ने दरवाजे पर दबाव डाला। दरवाज़ा अंदर से बंद था। उसने 2-3 बार दस्तक दी, लेकिन कोई जवाब ना मिला। आखिर उसने अंदरूनी वाली चटखनी गिराने का हुक्म दिया। वहां अफजाल अहमद का दूर दूर तक पता न था। उनकी बेटी नाहिद कहाँ है? इंस्पेक्टर इकराम ने अपनी हैरत पर काबू पाते हुए कहा, वो ड्राइंग रूम में अपने दोस्तों के साथ बैठी हैं। फौरन बुलाओ। शकूर ड्राइंग रूम की तरफ दौड़ गया और बौखलाया हुआ आया। वहां तो कोई भी नहीं है जनाब। क्या ये घर है या कोई जादू खाना? यहां जो अंदर आता है गायब हो जाता है? इकराम ने हैरान होकर पूछा। लेकिन हम तो अभी तक गायब नहीं हुए, एक मातहत बोल उठा और उसकी बात पर कई लोग हंस पड़े। अचानक उन्हें एक फायर की आवाज़ सुनाई थी, जो काफ़ी दूर की आवाज़ थी, जो काफ़ी दूर से आई थी। वो सब चौंक कर इधर उधर देखने लगे। जो ही वो आखिरी सीढ़ी उतरे, तहखाने का दरवाज़ा बंद हो गया। अरे, दरवाज़ा बंद हो गया, फरजाना के मुंह से निकला। सब घबरा कर मुड़े। अब क्या होगा? फारूक ने घबराई हुई आवाज़ में कहा। कोई बात नहीं, देखा जाएगा। एक मुख्तसर सी राहदारी तय करने के बाद वो एक दरवाजे पर पहुंचे। दरवाज़ा बंद था। जमशेद ने दरवाजे पर ठोकर मारी। दरवाज़ा खुल गया। कमरे में एक शख्स कुर्सी पर इत्मीनान से बैठा था। उसके हाथ में पिस्तौल था। उसकी नाली उनकी तरफ उठी हुई थी। उस शख्स का चेहरा दाढ़ी और मूंछों से महरूम था। तुम सब अपने हाथ ऊपर उठा लो, उसने सर्द लहजे में कहा। फारूक उन सब से पीछे था। पिस्तौल वाला ये नहीं देख सका था कि हाथ ऊपर उठाने से पहले उसका हाथ जेब में रेंग गया था। उसका हाथ जेब से निकला और दोनों हाथ ऊपर उठ गए। क्यों महमूद, क्या तुम्हें यही शख्स अगवा करके ले गया था? जमशेद ने पूछा। जी नहीं, वो तो 2 हट्टे कट्टे नौजवान थे। क्या सरहद वाले मकान में ये शख्स मौजूद नहीं मिला था? जी नहीं, उस मकान में जिसके सामने हमें पेश किया गया था, उसके मुंह पर मूछें थीं। नाहिद, क्या तुम इसे जानती हो? इंस्पेक्टर जमशेद ने पूछा। नहीं, मैंने इसे कभी नहीं देखा। तो अब देख लो, यह है मुल्क का सबसे बड़ा दुश्मन। इस कमरे में रखी पेटियों को देख रही हो? इन तमाम पेटियों में नशा आवर दवाएं हैं, जो इस मुल्क के अवाम के हाथों फरोख्त की जाती हैं। तुम अब चंद लम्हों के मेहमान हो, मौत तुम्हारे सर पर खड़ी है। हाँ, इन तमाम पेटियों में नशा आवर दवाएं हैं। पूरे मुल्क में ये दवाएं फैलाना मेरा काम है। मैं ही इस काम का इंचार्ज हूँ। सिर्फ इतना ही बताना काफ़ी है या कुछ और जानना चाहते हो? मैं इसलिए तुम्हें बताना चाहता हूँ कि मरने से पहले तुम्हारे दिल में कोई ख्वाहिश न रह जाए।
मैं ये जानना चाहता हूं कि सरहद वाले मकान में जो तहखाना है उसका क्या इस्तेमाल है। ये राज मैं किसी को बता तो नहीं सकता, लेकिन अब तुम लोग सिर्फ चंद दमों के मेहमान हो, इसलिए बताने में कोई हरज भी नहीं है। उस तहखाने से एक सुरंग निकलती है और दुश्मन मुल्क तक चली गई है। ये सुरंग दुश्मन मुल्क की सरजमीन पर सरहद के करीब ही एक मकान के नीचे ख़त्म होती है। उस सुरंग के ज़रिए ये दवाएं सरहद वाले मकान के तहखाने में पहुंचती हैं, वहां से इस तहखाने में। इस तहखाने तक कैसे पहुंचती हैं? कार के ज़रिए। अब सिर्फ एक बात और जानना चाहता हूं। हाँ, ज़रूर पूछो, मैं इसे तुम्हारी आखिरी ख्वाहिश समझूंगा। सिर्फ इतना बता दो, दुश्मन मुल्क से माल तुम खुद लेकर आते हो या दुश्मन मुल्क के एजेंट खुद हमारी सरजमीन तक, यानी खुद उस मकान के तहखाने तक पहुंचाते हैं? और क्या माल हर रोज़ आता है? वो लोग खुद ही पहुंचाते हैं, उसने बताया, और हफ्ते में सिर्फ एक बार इतवार के दिन लाते हैं। तुम दवाइयों का मुआवजा किस सूरत में अदा करते हो? सोने की शक्ल में। बस अब मैं और कुछ नहीं पूछना चाहता, जमशेद ने इस तरह कहा जैसे किसी गिरफ्तार शुदा मुजरिम से सवाल जवाब कर रहा हूं। मुझे अफसोस है कि तुम जैसा मशहूर आदमी गुमनाम मौत मर रहा है, किसी को कानो कान खबर भी ना होगी। तुम अपने बच्चों समेत इस दुनिया से रुखसत हो जाओगे। मैं भी एक बात पूछना चाहता हूं। इस वक्त वो सब कमरे के दरमियान में खड़े थे। फारूक के हाथ ऊपर किसी कार्रवाई में मसरूफ थे। महमूद इस बात को भांप चुका था। तुम भी पूछो, तुम में से किसी के दिल में कोई हसरत न रह जाए। क्या हमें अगवा करने का प्रोग्राम अचानक बना था? नहीं, बाकायदा प्रोग्राम बनाया गया था। तुम्हारे अगवा के बाद तुम्हारी अम्मी और बहन को भी खौफजदा किया गया था। ये क्या है? उसने कहा और अचानक अपना हाथ उसके चेहरे के करीब कर दिया। फिर उसने अपनी मुट्ठी खोल दी। उसमें वही पेंसिल तराश था। पेंसिल तराश? अरे कहीं ये वही पेंसिल तराश तो नहीं है जिसका जिक्र सुनने में आया था? जी हाँ, ये वही है। दिखाओ, ये क्या बला है? क्या खास बात है इसमें? पिस्तौल वाले ने पेंसिल तराश उसकी हथेली पर से उठाया और उसे गौर से देखने लगा। पेंसिल तराश उसके चेहरे के बिल्कुल करीब था। अचानक पेंसिल तराश में से एक सफ़ेद रंग का शोला निकला। शोला इस कदर चमकदार था कि उसकी आंखों के सामने अंधेरा छा गया। पिस्तौल वाले के मुंह से एक चीख निकली, साथ ही पिस्तौल चल गया। फिर उसके हाथ आंखों से जा लगे। अरे खुदा तुम्हें गौरत करे, मैं मरा, मेरी आंखें, मैं अंधा हो गया। पिस्तौल वाला बुरी तरह बिलबिला रहा था। फरजाना ने दौड़कर पिस्तौल उठा लिया। इतनी देर में इंस्पेक्टर जमशेद भी पिस्तौल निकाल चुके थे। फारूक ने इधर उधर देखा और जमीन पर पड़ा हुआ पेंसिल तराश उठाकर जेब में डाल लिया। कहो, कैसी रही? इंस्पेक्टर जमशेद मुस्कुराए। मेरी आंखों का कुछ करो, मैं मर जाऊंगा। इसके लिए तुम्हें हमारे साथ ऊपर चलना पड़ेगा, क्योंकि पानी ही ऐसी चीज है जो तुम्हारी आंखों को पहली हालत पर ला सकता है। चलो चलो, खुदा के लिए जल्दी करो, वो चिल्लाया। जमशेद ने उसे बाजू से पकड़ा और कमरे से निकल आए। वो सीढ़ियां चढ़ने लगे। आंखें बंद होने के बावजूद पिस्तौल वाले के हाथ तहखाने के बटन से जा लगे। दूसरे ही लम्हे दीवार में दरवाजा नमूदार हो गया। अरे ये फायर कहाँ हुआ है? आवाज बहुत दूर की लगती है। इंस्पेक्टर इकराम के एक मातहत ने कहा, फायर इस मकान के नीचे हुआ है। इंस्पेक्टर इकराम बोल उठा। मकान के नीचे? क्या मतलब? मतलब तुम्हें अभी मालूम हो जाएगा मिस्टर शकूर। क्या तुम्हें मालूम है कि इस मकान के नीचे तहखाना है? तहखाना? कई एक के मुंह से निकला। हाँ, तहखाना। इस तहखाने का रास्ता कैसे खुलता है, यह बात शकूर को अच्छी तरह मालूम है। शकूर अब हमारे लिए दरवाज़ा खोलेगा। मिस्टर शकूर, मैं तुम्हें हुक्म देता हूं, तहखाने का दरवाज़ा खोल दो, वरना मैं तुम्हें गिरफ्तार करके जेल भेज दूंगा। ये आप क्या कह रहे हैं? कैसा तहखाना और कैसा दरवाज़ा? मेरे तो फरिश्तों को भी खबर नहीं कि यहाँ कोई तहखाना भी है। खुदा की कसम, मुझे मालूम नहीं। झूठ बोलने की कोशिश ना करो। तुम अफजाल अहमद के पास कितने अरसे से मुलाजिम हो? यही कोई 8-9 साल से। फिर भी तुम कहते हो कि तुम्हें तहखाने के बारे में मालूम नहीं है। जी जी, मैं बिल्कुल सच कहता हूँ। खुदा के लिए मेरी बात पर यकीन कीजिए, मुझे कुछ नहीं मालूम। मैं तो सिर्फ घरेलू काम करता हूँ। अगर ये झूठ हुआ तो फिर मुझे सजा दीजिएगा। अपने बाकी दोनों साथियों को यहाँ बुला लाओ। गुलखान, तुम इसके साथ जाओ। इंस्पेक्टर इकराम ने बाद में अपने एक साथी से कहा, चलो तहखाने का दरवाज़ा खोलो। तहखाना? हमारा ताल्लुक़ पुलिस से है। इस मकान के नीचे तहखाना है। इसका दरवाज़ा खोलने का तरीक़ा बताओ, वरना मैं तुम तीनों के साथ बुरी तरह पेश आऊँगा। हमें कुछ नहीं मालूम, एक कहने लगा। ये लोग यूं नहीं मानेंगे। गुलखान, इनके हथकड़ियाँ लगा दो, इन्हें थाने ले जाओ। लेकिन मुझे कुछ भी नहीं मालूम।
शकूर रोती हुई आवाज में बोला, बकवास मत करो, हाथ आगे लाओ। तीनों मुलाजिमों ने लरसते कपकपाते हाथ आगे बढ़ा दिए। उसी वक्त वो सब चौंक उठे। उनकी आंखें फटी की फटी रह गईं। कमरे की दीवार में तहखाने का दरवाजा आप ही आप खुल गया था। वो अभी हैरत का बुत बने देख ही रहे थे कि इंस्पेक्टर जमशेद एक आदमी का बाजू पकड़े दरवाजे पर नमूदार हुए। उनके पीछे चारों बच्चे भी थे। वो शख्स बुरी तरह बिलबिला रहा था, ओफ मेरी आंखें, जल्दी करो, ओफ इनमें आग लग रही है, इकराम फौरन पानी मंगवाओ। लेकिन ये है कौन? इंस्पेक्टर इकराम ने पूछा। अभी तक नहीं पहचाना? खैर अभी मालूम हो जाएगा। मैं इससे सिर्फ एक बात मालूम कर लूं, आज माल किस वक्त आने वाला है? नहीं बताऊंगा, मुजरिमों के सरदार ने जवाब दिया। देखो अब तुम बच नहीं सकते। खैरियत इसी में है कि सच सच बता दो, वरना हम सख्ती भी कर सकते हैं। आज सुबह ठीक 11 बजे तहखाने में पहुंचेगा। इस वक्त क्या बजा है इकराम? जी 10:30। गोया अभी आधा घंटा बाकी है। तुम फौरन पुलिस की एक गाड़ी सरहद वाले मकान पर पहुंचाकर घेरा डालने के लिए कहो, लेकिन उनसे कह देना कि कोई कार्रवाई ना करें जब तक मेरी तरफ से इशारा ना मिले। जी बेहतर, इंस्पेक्टर इकराम ने कहा और कमरे से निकल गया। तुम वहां मेरी मदद के बगैर कामयाब नहीं हो सकते, मुजरिमों के सरदार ने कहा। परवाह ना करो, मैं तुम्हें उस जगह साथ नहीं ले जा सकता। इस तरह तुम्हारे फरार होने के इम्कानात हैं, लेकिन मेरे बगैर सारा मामला गड़बड़ हो जाएगा। खैर देखा जाएगा। तुम जरा मेरे साथ कमरे में चलो। वो उसे दूसरे कमरे में ले आए। फिर उन्होंने अंदर से दरवाज़ा बंद कर लिया। सरहद वाले मकान के दरवाजे पर इस वक्त भी दुबला पतला आदमी बाहर का मंजर देखने के लिए एक सुराख से आंख लगाए बैठा था। उसी वक्त हलाकू खान उसके पास आया और कहने लगा, प्रोफेसर अभी तक नहीं आए क्या? नहीं। कमाल है, 11 बजने में सिर्फ 2 मिनट रह गए हैं। वो ये बात अच्छी तरह जानते हैं कि माल सिर्फ उन्हीं को मिल सकता है, फिर उन्हें मुआवजा भी तो अदा करना होता है। आते ही होंगे। लो वो आ गए। प्रोफेसर सलमान हैट और ओवरकोट पहने मकान के दरवाजे की तरफ बढ़ रहे थे। लेकिन आज ये पैदल क्यों आ रहे हैं? दुबले आदमी ने दरवाज़ा खोल दिया। प्रोफेसर आगे आगे चलने लगा। हलाकू खान उनके पीछे आ रहा था। फिर हलाकू खान ने आगे बढ़कर सुरंग का दरवाज़ा खोल दिया। प्रोफेसर ने कोई जवाब नहीं दिया। एक कुर्सी पर बैठ गया। वो दोनों खड़े रहे। जल्दी तहखाने के कमरे की दीवार में दरवाज़ा नमूदार हुआ। उसमें से 3 गैर मुल्की अपने कंधों पर पेटियां रखे अंदर आ गए। हलाकू और जाबिर खान ने पेटियां ज़मीन पर रखवा दी। लो प्रोफेसर, इस हफ्ते का राशन पहुंच गया। पिछले हफ्ते का मुआवजा हमारे हवाले कर दो। प्रोफेसर ने गर्दन हिलाई और जेब में हाथ डाला। जब उनका हाथ जेब से बाहर निकला तो उसमें रिवॉल्वर था। अपने हाथ ऊपर उठा दो। तीनों धक से रह गए। उनके हाथ मशीनी अंदाज में ऊपर उठ गए। ये आप क्या कर रहे हैं प्रोफेसर? हलाकू खान ने हैरान होकर कहा। इनके हाथ पुश्त पर बांध दो, मैं तुम्हें अभी सारी बात बताता हूँ। तीनों गैर मुल्की हक्का बक्का रह गए। हलाकू और जाबिर खान ने उनके हाथ रस्सी की मदद से कमर पर बांध दिए। अब इन्हें ऊपर ले चलो। ऊपर ले चलें? हाँ जल्दी करो, हम खतरे में हैं। वो सब सीढ़ियाँ चढ़ते हुए ऊपर आ गए। प्रोफेसर उनके पीछे थे। दरवाज़ा खोल दो, उन्होंने पतले दुबले आदमी से कहा। तुमने सुना नहीं? हैरतज़दा आदमी ने आगे बढ़कर दरवाज़ा खोल दिया। चलो बाहर निकलो। तीनों गैर मुल्की दरवाजे से बाहर निकले। उनके पीछे हलाकू खान और जाबिर खान थे। तुम भी बाहर चलो, प्रोफेसर ने पतले दुबले आदमी से कहा। वो भी बाहर आ गया। अब तुम तीनों भी हाथ ऊपर उठा दो, प्रोफेसर ने अपने तीनों साथियों से कहा। क्या मतलब? तीनों एक साथ बोले। हाथ ऊपर उठाओ। इस मर्तबा लहजा बहुत सख्त था। उनके हाथ भी ऊपर उठ गए। प्रोफेसर ने जेब में हाथ डाला। दूसरे लम्हे वो सीटी बजा रहे थे। बहुत से कांस्टेबल दरख्तों के झुंड से निकलकर उनकी तरफ दौड़ पड़े और उन्हें घेरे में ले लिया। ये क्या प्रोफेसर, ये सब क्या चक्कर है? हलाकू खान चिल्लाया। मैं प्रोफेसर नहीं बरखुरदार, इंस्पेक्टर जमशेद हूं। ये कहकर इंस्पेक्टर जमशेद ने हैट जो उनके चेहरे पर झुका हुआ था उतार दिया। ओवरकोट के कॉलर गिरा दिए। उनके सामने प्रोफेसर का ओवरकोट पहने इंस्पेक्टर जमशेद खड़े मुस्कुरा रहे थे। ठीक 11:15 बजे इंस्पेक्टर जमशेद मुजरिमों को लेकर एक बार फिर अफजाल अहमद के घर में दाखिल हुए। चारों बच्चे यहाँ मौजूद थे। मुजरिमों का सरदार एक अलग कमरे में सब इंस्पेक्टर की निगरानी में था। अंकल आखिर मेरे अब्बू कहाँ हैं? थोड़ी देर सब्र करो बेटी। फिर वो मुजरिमों के सरदार की तरफ मुतवज्जे हो गए। लो प्रोफेसर सलमान, तुम्हारे तीनों साथी भी गिरफ्तार हो गए और गैर मुल्की भी। अब तुम्हारे खिलाफ इस कदर सबूत इकट्ठे हो चुके हैं कि तुम्हारा बचना नामुमकिन है।
बेहतर होगा कि अब तुम अपने तमाम साथियों और दूसरे शहरों में जो दवाइयाँ फरोख्त करने वाले एजेंट हैं उनके नाम पते बता दो, वरना तुम्हें मौत से भी भयानक तकलीफें बर्दाश्त करनी पड़ेंगी। मैं सब कुछ बता दूंगा, खुदा के लिए मुझे यहाँ से ले चलो। ऐसे नहीं, इन लोगों को तुम्हारा दूसरा रूप भी तो दिखाना चाहिए। नहीं नहीं, ऐसा ना करना। लेकिन ये बात कब तक छुपाई जा सकती है? अब इसके सिवा कोई रास्ता नहीं कि तुम्हारे चेहरे से नकाब उतार दिया जाए। इंस्पेक्टर इकराम, प्रोफेसर सलमान की जेबों की तलाशी लो। मैं जेबों को थपथपा कर देख चुका हूं, जेबों में कोई और पिस्तौल या चाकू नहीं है। इंस्पेक्टर इकराम ने कहा, मैं पिस्तौल और चाकू के लिए नहीं कह रहा हूं, प्रोफेसर की जेब से मूछें निकाल लो। इंस्पेक्टर जमशेद ने मुस्कुराते हुए कहा। मूछें? इकराम और कई दूसरे लोगों के मुंह हैरत से खुल गए। हाँ, मूछें। सब इंस्पेक्टर ने प्रोफेसर की जेब से मूछें निकाल ली। अब ये इसकी नाक में फिट कर दो, इंस्पेक्टर जमशेद ने कहा। इकराम ने ऐसा ही किया। दूसरे ही लम्हे नाहिद के मुंह से एक चीख निकली, अब्बा जान! फरजाना, महमूद, फारूक और अफजाल अहमद के नौकरों की आंखें फटी की फटी रह गईं। उनके सामने अफजाल अहमद सर झुकाए खड़ा था। अब इन सबको ले चलो, नशावर दवाइयों को भी गाड़ी पर लाद लो। और हाँ, प्रोफेसर सलमान या अफजाल अहमद की गिरफ्तारी की खबर अभी अखबारात में नहीं आना चाहिए। अभी पूरे मुल्क में इस गिरोह के लोगों को गिरफ्तार करना है। अगर गिरफ्तारी की खबर शाया हो गई तो वो लोग खबरदार हो जाएंगे। इतना कहकर उन्होंने लम्हे भर के लिए देखा। नाहिद साकित व जामिद खड़ी थी, उसकी आंखों में आंसू थे। अफजाल अहमद के मुलाजिम हैरान परेशान खड़े थे। वो मुलाजिमों से मुखातिब हुए, तुम लोग आज़ाद हो, क्योंकि तुम इस कारोबार में शरीक नहीं थे। अब तुम कहीं और मुलाजमत ढूंढ लेना। इतना कहकर वो महमूद, फारूक और फरजाना से बोले, चलो बच्चों, अब चलें। और नाहिद? फरजाना ने पूछा। नाहिद? हाँ, नाहिद भी हमारे साथ चलेगी। इस मासूम की क्या खता, इसका क्या कसूर? बाप के जुर्मों की सज़ा इसे क्यों मिले? ये आज से हमारे साथ रहेगी। ये आज से मेरी बेटी है, तुम्हारी बहन है। इंस्पेक्टर जमशेद की आवाज़ भर्रा गई।